हेलो हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं अभिषेक यादव आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करता हूं इस अपने यूट्यूब चैनल एस्पेरा कोर बाइट गेट पर। तो आज का सेशन में लेके आया हूं एस गेट प्रॉब्लम सीरीज के ऊपर, है ना। तो फिर एस गेट प्रॉब्लम सीरीज क्या है, उसके अंदर मैं आपको बहुत ही प्रीमियम क्वेश्चंस, क्वालिटी क्वेश्चंस, जो भी आपके आने वाले गेट पेपर्स हैं उसमें आपको बहुत ही ये यूजफुल होगा। क्यों? क्योंकि मैं इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व करा रहा हूं ताकि आपने जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ रखे हैं वो सारे कॉन्सेप्ट आप यूज कैसे करेंगे एफिशिएंटली और मिनिमम यूज टाइम के अंदर, फ्रेम के अंदर, कि कितना मिनिमम टाइम हमें देना चाहिए किसी क्वेश्चन के लिए, क्या अप्रोच रखनी चाहिए, क्या बेस्ट अप्रोच है, क्या हमें वहां पे किस तरीके का थॉट प्रोसेस रखना चाहिए, वो सारी चीजें आपको इस सीरीज के अंदर दी जा रही है इसी YouTube चैनल के अंदर। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको देखना, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक चीज मिल रही है आपको। क्वेश्चंस आप देखेंगे तो आपको खुद ही पता चलेगा कि वो जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस है, जो आपकी थिंकिंग प्रोसेस है, उन सबको कैसे वो आपको बढ़ा रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इवेल्युएट कर रहा है ना। वो सारी चीजें आपको इसके अंदर मिलेंगी। और मैं यहाँ पे जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ या तो वो गेट लेवल के हैं या उसके अबव है, तो वो सारी चीजें छोड़ दीजिए कि टेंशन मत लीजिए कि कौन से क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं कि नहीं, रिलेवेंट हैं कि नहीं, वो सारी चीजें छोड़ सकते हैं। साथ साथ में आप पीवाईक्यूज भी आपको मैं करा रहा हूं गेट के, जो भी इसी एस गेट प्रॉब्लम सीरीज के अंदर ही मिल रहा है। 30 ईयर के मस्ट पीवाईक्यूज आपको करने ही करने हैं। तो फिर उसी के अंदर जो आज का सेशन में लेके आया हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा मोस्ट एक्सपेक्टेड गेट क्वेश्चंस। मींस हमारा जो सीएन सब्जेक्ट है, कंप्यूटर नेटवर्क सब्जेक्ट है, उससे आने वाले जो 2026 गेट होने वाला है उसमें आपको कौन से क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, वो सारी चीजें आज मैं आपको यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस लाऊंगा उससे आपको आइडिया मिलेगा। मींस मेरा ये कहने का मतलब है कि जो मैं क्वेश्चंस लाऊंगा वो आपको पहली बात कहीं पे भी क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, कोई भी टीचर आपको वो कराएगा नहीं। मैं आपको स्पेशली फ्री ऑफ कॉस्ट में वो सारे क्वेश्चंस करा रहा हूँ। आप इन क्वेश्चन से ये सीखेंगे कि आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है फिर भी आपने वहां पे भले आपने कितनी बार भी रिवीजन कर रखो, मगर यहाँ के जो क्वेश्चंस होंगे जो मैं लेके आया हूँ वो देखो कितने डेप्थ में पूछे जा रहे हैं और वो गेट में भी पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, बहुत ही धुरंधर बन गए, आपसे कोई भी क्वेश्चन बना लिया जाए। अच्छी बात है, अगर क्वेश्चन यहाँ पे आया है वो आप कर पा रहे हैं तो आपकी नॉलेज बहुत अच्छी है, बट आपको पता चलेगा आज के क्वेश्चन से कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके से हमें थॉट प्रोसेस रखना है, वो सारी चीजें आपको क्लियर की जाएंगी। और जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे कराए जाएंगे वो 2026 के लिए बहुत ही मस्ट है, आपको करना ही करना है, ताकि आपको पता चले कि किस वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस की तरफ शिफ्ट हो चुका है गेट हमारा 2026 का। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे कराए जाएंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप खुद देखिएगा कि आपको कैसे कैसे क्वेश्चंस, आपको किस तरीके से डेवलप करनी है अपने थॉट प्रोसेस को, वो सारी चीजें आपको इस क्वेश्चन के हिसाब से दिखने को मिलेगी। मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा, आपको यहाँ पे क्वेश्चन डिस्प्ले होगा, पॉज करिएगा, सॉल्व करिएगा, फिर देखिएगा कि आपकी जो नॉलेज है, जो आपने सीखा है, वो अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। और बहुत ही अच्छे क्वालिटी क्वेश्चंस है, आपको कहीं पे भी ये क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलेंगे। कुछ मेरे खुद के क्वेश्चंस हैं, खुद मैं जो डिजाइन किया हूं वो क्वेश्चंस होंगे, कुछ होंगे जो मैंने स्टैंडर्ड बुक से ले रखे हैं, और कुछ ऐसे हैं जो कि आपको पता चलेगा कि पीवाईक्यूज भी आपको, पहली बात तो पीवाईक्यूज तो मस्ट है, 30 ईयर्स पीवाईक्यूज तो आपको करने ही करने। साथ में अगर आप ये कर लेते हैं तो इससे मैं आपको डेफिनेटली कह सकता हूं उठ के आपको सिमिलर टू क्वेश्चन, मतलब एकदम सेम डेटा तो नहीं, बट कुछ इसी हिसाब से जो भी आप सोचेंगे यहाँ पे जिस तरीके से सोल्यूशन बनाने के लिए, वही सेम थॉट प्रोसेस पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे। ये भी हो सकता है कि सिमिलर टू सिमिलर क्वेश्चन आपको वहां पे मिल जाए, मगर बेसिकली मैं यहाँ पे जो आपका डेवलप करूंगा वो माइंड डेवलप करूंगा कि क्वेश्चंस आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं, कैसे आप उस चीजों को सोच रहे हैं। जो भी आपने थ्योरी पार्ट पढ़ा है उसमें भी अंदर, थ्योरी के भी अंदर घुस के देखना क्वेश्चन से यहाँ पे पूछे जाएंगे कि आपको कैसे आप चारों तरफ से सोच पा रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ही बड़ा इंट्रो हो गया। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस लेके आते हैं, क्वेश्चंस डायरेक्टली सॉल्व करते हैं, तो आपको खुद ही पता चलेगा कि आप कैसे कैसे तैयारी करने वाले हैं इस पूरे सीरीज में। ठीक है, तो चलिए आप लोग रफ कॉपी या पेन, जो भी आपको नोट कॉपी है वो सब निकाल लीजिए, पॉइंट्स लिखते जाइएगा, क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, पॉज करिएगा, सॉल्व करिएगा, फिर मेरा सोल्यूशन देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्वेश्चन दे रखा है, पढ़ लेते हैं, आपको डिस्प्ले हो रहा होगा। कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ सबनेट इनसाइड द इंटरप्राइजेस नेटवर्क। देखिए अब ये क्वेश्चन जो आया है इसमें सबनेट्स पूछ रहा है। अब आज से पहले आपने कभी भी ऐसे क्वेश्चंस नहीं देखे होंगे, इसीलिए कह रहा हूं कि ये क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है 2026 में इस तरीके से पूछने, क्योंकि हल्का सा आगे अगर आप 2025 में भी देखेंगे तो बहुत सारी चीजें चेंज हुई हैं।
पूछने का तरीका, क्वेश्चंस वेराइटी, आपको इससे आपको सोचने का तरीका भी चेंज होगा, आपको थॉट प्रोसेस पता नया चलेगा, वो सारी चीजें हैं। तो मैंने आप अपने लिए यहाँ पे एक डायग्राम बना लिया। अब आपको डायग्राम देखिए वो पूछ रहा है कि कितने नंबर ऑफ सबनेट्स हो सकते हैं, कैलकुलेट नंबर ऑफ सबनेट्स इनसाइड द इंटरनेट इंटरप्राइजेस नेटवर्क, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको इतना पता होना चाहिए कि जो सबनेट्स होते हैं, कोई भी हमारे पास नेटवर्क होता है, ठीक है, हमारे पास जो नेटवर्क होता है तो वो अगर डिवाइड होता है किसके अंदर, सबनेट्स में, है ना। तो उन सबनेट्स को कनेक्ट भी करना पड़ेगा। तो जो कनेक्शंस होते हैं इसके, है ना, वो होते हैं थ्रू किसके, हमारे पास सबसे पहला जो आता है थ्रू किसके होते हैं, सबसे पहले हमारे पास आता है राउटर, है ना, पहला तो राउटर होता है। और सेकंड हमारे पास कभी कभी जो फायरवॉल्स होते हैं उनसे भी हम लोग कनेक्शन करते हैं ताकि हम लोगों का कनेक्शन इस्टेब्लिश हो सके, बहुत ही मतलब एक तरीके से हमारा स्टेबल कनेक्शन हो सके। तो हम लोग क्या करते हैं, फायरवॉल्स भी यूज करते हैं। तो मींस हमें इस इंफॉर्मेशन से ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखो ये जो दो चीज दे रखी होती है, मतलब है कि जहां जहां पे हमारे पास राउटर है या फायरवॉल्स है, वहां पे हमारा क्या होगा कि वो तुम्हारा सबनेट्स को कनेक्ट करेगा। बेसिकली होता क्या है कि एक राउटर होता है, ठीक है, उससे हम लोग एक नेटवर्क को, जैसे यहाँ पे हम कह देते हैं ये नेटवर्क 1 है, ये नेटवर्क 2 है, ये नेटवर्क 3 है और ये नेटवर्क 4 है। आपने क्वेश्चंस देखे होंगे, ऐसे कनेक्शंस होते हैं। और ये नेटवर्क 1 2 3 4 जो है हमारे, वो हमारे सबनेट्स होते हैं। तो वही चीज है कि राउटर से कनेक्शन होता है तब भी हम लोग उनको सबनेट या पूरे नेटवर्क को डिवाइड करके स्प्रेड करते हैं। या फिर फायरवॉल भी हमारे पास यूज होते हैं, जो कि हम क्या करते हैं, अपने सबनेट्स को या अलग अलग दो डिफरेंट सबनेट्स को कनेक्ट करने को यूज करते हैं। तो सिमिलरली जब हमारे पास दो ये आता है डायग्राम, तो हमें ये चीज पता चलनी चाहिए कि हमारे पास ये फायरवॉल, एक ये सबनेट मींस हमारे पास ये जो वाला पार्ट है, इतना पार्ट, ये हमारे पास एक सबनेट हो गया, ठीक है। और फिर सेकंड हमारे पास ये एक सबनेट हो जाएगा, है ना। तो हमारे पास ओवरऑल अभी कितने फुल जो सबनेट्स हुए हैं वो कितने, एक ये मतलब ये सबनेट 1 और एक ये सबनेट 2, ठीक है। तो हमारे पास ये चीज हो गई। सेकंड, अब देखो यहां से इसके अंदर एक और राउटर आया है, यहां पे हमारे पास राउटर आया है, ठीक है। तो इस राउटर से हमारे पास क्या होगा कि ये जो एक हमारे पास बन रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सबनेट एक और हो जाएगा। तो ये सबनेट 3 हम लोग कह देते हैं कि तुम्हारा हुआ क्या है। अब यहां पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मींस ये है कि ये एक सबनेट 1 है, ठीक है। अब इसके अंदर एक और सबनेट, मतलब उस सबनेट के अंदर भी सब पार्ट्स हो रहे हैं, वो अलग सबनेट्स में डिवाइडेड हो रहे हैं। तो ये एक ओवरऑल सबनेट था इस फायरवॉल की वजह से। फिर ये जो ईथरनेट कनेक्टेड है राउटर से, वहां पे क्या हुआ, ये राउटर इसको अलग एक सबनेट में डिवाइड किया। अब लोग कह रहे होंगे सर यहाँ पे तो एक ही कनेक्शन है, तो क्या ही इसमें, मगर ये जो चीज देख रहे हो वो जरूरी नहीं है कि इस राउटर से सिर्फ यही एक ईथरनेट कनेक्टेड हो। बात ये होती है कि राउटर जो होता है वो हमारे अलग अलग नेटवर्क से कनेक्टेड होता है। तो वही चीज है कि ये सिर्फ इससे कनेक्टेड नहीं है, और भी बहुत सारों से कनेक्टेड हो सकता है। मगर यहाँ पे हुआ क्या है कि ये जो राउटर है वो सिर्फ इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मींस इसके साथ एक ही कनेक्शन बना है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ इसी के साथ कनेक्शन हो, और भी कनेक्शन हो सकते हैं। तो मींस तुम्हारे पास ये एक पर्टिकुलर क्या एक्ट करने लगेगा, सबनेट की तरह एक्ट करने लगेगा। इसलिए क्योंकि इसके साथ समझो ये ईथरनेट 1 कनेक्टेड होता, फिर इसी के साथ दूसरे एक और कनेक्ट होता ईथरनेट 2, तो वो भी तुम्हारा सबनेट की तरह ट्रीट होता ना। तो वही मैं कह रहा हूं कि ये एक ओवरऑल सबनेट हुआ, ये पूरा इतना पार्ट, ये समझ लो ये लेफ्ट वाला पार्ट है, इस फायरवॉल के जो लेफ्ट वाला पार्ट है, जो कि मैंने इससे डिनोट किया था। मगर अब मैं क्या कह रहा हूं कि आप ऐसे देखो कि यहां से इस फायरवॉल से लेफ्ट साइड में, है ना, तो ये जो तुम्हारा आया लेफ्ट साइड वाला, ये तुम्हारा क्या हो गया, एक सबनेट, और उधर वाला सबनेट 2 हो गया। फिर जो लेफ्ट सबनेट हुआ था वहां पे एक राउटर मिला हमें, तो फिर उसकी वजह से एक और ये सबनेट हो गया, ठीक। और इसके आगे कोई फर्दर हमारा डिवीजन नहीं दे रखा है, तो फिर हम लोगों ने यहां तक 3 सबनेट निकाल लिए। अब जब हम लोग इस तरफ आएंगे तो यहां पे देखो हमारे पास क्या हो रहा है कि ये जो यहां पे फिर इस फायरवॉल की वजह से एक सबनेट बना था, फिर हमारे पास एक राउटर आया, तो इस राउटर की वजह से क्या हुआ कि ये ओवरऑल नेटवर्क जो है वो फिर से सबनेट्स में डिवाइड हो गया ना। मतलब इस राउटर की वजह से हमारे पास क्या हो गया कि ये वाला पार्ट जो है, इतना पूरा पार्ट
ठीक है, ये वाला पार्ट, ये एक सबनेट 4 बन गया है ना। क्यों बन गया समझ पाए, क्योंकि हमारे पास एक राउटर है यार, इससे ये दो कनेक्टेड है, वो तो ठीक है, मगर अभी क्या हो रहा है कि इस राउटर की वजह से हमारे पास दो सबनेट्स और आ गए हैं। क्या, कौन कौन से, देखो एक सबनेट ये तुम्हारा अलग हो जाएगा, ठीक है, ये वाला एक सबनेट अलग हो जाएगा और फिर ये वाला सबनेट अलग हो जाएगा। समझ पाए, पहले क्या हुआ कि ये ओवरऑल सबनेट था, फिर से सुनना, राइट फायरवॉल के जो राइट था ये एक सबनेट था, उस राउटर की वजह से ओवरऑल एक सबनेट बना, तो फिर हमारे पास S4 आ गया, ठीक है। अब क्या हुआ कि इस राउटर की वजह से दो कनेक्शंस हैं, तो फिर मींस एक वेब सर्वर वाला एक सबनेट बनेगा जो कि S4 हो गया, उसको मैंने S4 कर दिया, ठीक है। और फिर क्या हुआ, जो ये ओवरऑल था तुम्हारे पास इस राउटर से कनेक्टेड, वो तुम्हारा क्या हो गया, S5 हो गया, है ना, समझ पाए, तो ये S5 हो गया। अब जब इस S5, अब इसके अंदर तो कोई सब डिविजन्स है नहीं, मगर S5 में देखोगे तो इसके अंदर भी एक हमारा एक और राउटर हो रखा है, ये राउटर दे रखा है, तो मींस हमारे पास अगर ये राउटर दे रखा है तो इस राउटर की वजह से क्या हो जाएगा, हमारे पास फिर से क्या हो जाएगा, ये जितने भी हैं ये सब सबनेट्स बन जाएंगे, तो ये तुम्हारा एक और सबनेट आ जाएगा, तो ये S6 सबनेट हो जाएगा। तो अब देखो इसके फर्दर कोई डिविजन्स नहीं है, सब डिविजन्स, तो हमारे पास ये ओवरऑल आए हैं जो कि हमने S1, S2, S3, S4, S5 और S6 पाया है। तो टोटल नंबर ऑफ अगर सबनेट्स यहां पे बोलोगे तो टोटल नंबर ऑफ सबनेट्स जो आए हैं वो कितने आ गए हैं, 6 आ गए। तो आप लोग जो आंसर लिखेंगे या टिक करेंगे वो 6 करेंगे, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ठीक है। तो ऐसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे, और यहाँ पे ऐसे भी क्वेश्चन को देख सकते हो, मैंने यहाँ पे पूरा डेप्थ आपको विजुअलाइजेशन कराया है, मगर आप ये भी देख सकते हो कि ये राउटर और फायरवॉल जितने हैं तुम्हारे पास वो सारे डिविजन्स प्रोवाइड करते चले जाएंगे। जैसे देखो पहला ये हुआ तो मीन्स हमारे पास दो सबनेट बटे, फिर इस सबनेट के अंदर एक राउटर मिला, तो हमारे पास पता चल गया एक सबनेट की वजह से यहां पे एक और सबनेट मिलेगा, तो ये सबनेट 3 हो गया, ठीक। अब सेकंड यहां पे जब आए थे तो ये ओवरऑल सबनेट था, एक राउटर मिला, तो इससे कनेक्टेड जितने भी हमारे पास होंगे तो वो एक सबनेट की तरह एक्ट होगा, तो ये एक अलग सबनेट हो जाएगा, ये एक अलग सबनेट हो जाएगा, तो ये S4 और ये S5, फिर इस S5 के अंदर फिर से एक राउटर मिला था, है ना, मगर इससे जो कनेक्शंस थे वो डायरेक्टली होस्ट के थे, तो ये ओवरऑल पूरा जो होस्ट होंगे वो सारे होस्ट कनेक्टेड हैं, तो फिर ये तुम्हारा ओवरऑल सबनेट्स हो जाएंगे, क्योंकि होस्ट अगर अलग अलग कनेक्टेड है तो वो उसको सबनेट नहीं कहते हैं, पूरे होस्ट को कंबाइन करके हम लोग क्या कहते हैं, वो एक सबनेट है, ठीक है। तो फिर यहां पे क्या आया, ये तुम्हारा S6 सबनेट आया, तो ओवरऑल तुम्हारे पास ऐसे 6 सबनेट्स आ जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को ऐसे अप्रोच करते हैं, आपको ये कॉन्सेप्ट्स पता होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको नोट करो। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर जाते हैं, जो कि आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होगा। क्या कह रहा है, पढ़ लेते हैं। कैलकुलेट नंबर ऑफ कोलिजन डोमेन्स एंड द ब्रॉडकास्ट डोमेन्स। अब देखो यहाँ पे कोलिजन डोमेन और ब्रॉडकास्ट डोमेन्स क्या होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, तब ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। जबकि मैंने आपको पढ़ा भी रखा है, आपको नॉलेज भी है इस बारे में कि क्या चीज कोलिजन डोमेन होता है, क्या चीज तुम्हारा ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो तुम्हारे पास कोलिजन डोमेन की बात जो होती है वो क्या होता है कि जहां पे भी हमारे कोलिजन्स अकर हो सकते हैं उनको हम लोग कहते हैं कोलिजन डोमेन्स। मींस हमारे पास जब पैकेट एक चैनल से दूसरे चैनल्स में जाते हैं तो वहां पे क्या होता है कि जो हम लोग मीडियम यूज करते हैं वहां पे हमारा कोलिजन एक्ट होता है, वहां पे हम लोग कोलिजन्स को डिटेक्ट करते हैं, फिर उसके हिसाब से फिर आगे की प्रोसेस करते हैं। और फिर वहां पे सेकेंड चीज हमारा क्या दे रखा है, ब्रॉडकास्ट डोमेन। अब ब्रॉडकास्ट डोमेन वो होता है जहां से हम लोग किसी भी एक चैनल से दूसरे चैनल के लिए जहां पे ब्रॉडकास्ट करना है वो कौन सा मीडियम यूज कर रहे होते हैं, वो सारे जितने भी मीडियम हम यूज कर रहे होंगे उस डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट के लिए, मतलब हम सारे कनेक्शन सारे होस्ट को मतलब मैसेज भेजना चाहते हैं, तो फिर वहां पे हम लोग जो भी मीडियम यूज करते हैं वो तुम्हारा जाता है ब्रॉडकास्ट डोमेन में। तो अब इस नॉलेज के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे देखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, बोला गया है कि ब्रॉडकास्ट डोमेन करना है। देखो सबसे पहले ब्रॉडकास्ट से भी हम लोग क्या करते हैं कि कोलिजन वाला कर लेते हैं, ठीक है, कोलिजन, ठीक, क्योंकि वो पहले आपको कोलिजन पूछ रहा है। कोलिजन डोमेन जो हुआ उसका नाम, अब देखो इस कनेक्शन में क्या हो सकता है, एक बार ये चैनल 1 है, ठीक है, अगर इसने एक पैकेट भेजा यहां से ट्रांसमिट किया और इसमें जब जा रहा होगा तो इसने यहां पे क्या किया,
इस ब्रिज ने क्या अपने पास रखा हुआ है पैकेट, मगर हुआ क्या कि यहाँ पे ये पैकेट कुछ लॉस हो गया, नहीं पहुंच पाया, तो ये एक और मैसेज ये ब्रिज भेज सकता है ना, आईसीएमपी मैसेज भेजता है। तो उस टाइम पे क्या होगा कि ये जिस टाइम पे समझो T1 टाइम पे आईएमपी मैसेज भेज रहा है, ठीक है, उसी टाइम पे ये जो मैसेज है ये पैकेट का, ये मतलब होस्ट 1 का, वो भी भेज रहा है, तो दोनों आपस में कोलाइड हो सकते हैं। मींस तुम्हारे पास ये वाली जो कनेक्शंस है वो तुम्हारा क्या हो सकता है, वहां पे कोलिजन हो सकता है। तो मींस हमारे पास जितने भी ये कनेक्शन दे रखे हैं, क्योंकि सिमिलरली जो स्टेशन 1 के साथ हुआ है वही स्टेशन 2 के साथ भी हो सकता है, स्टेशन 3 के साथ भी, है ना, और स्टेशन 6 के साथ, 5 के साथ, 4 के पास, सबके पास। मींस तुम्हारे पास ये जितने भी कनेक्शंस ये दे रखे हैं वो सारे ऑफ एक्ट हो सकते हैं, किसके अंदर, कोलिजन डोमेन के अंदर आ सकते हैं। मगर एक और चीज है, याद समझो कि अगर क्या होता है कि ये जो तुम्हारा वो है स्टेशन 6 है, वो स्टेशन 3 को मैसेज भेजना चाहता है, तो वो इसी डायरेक्शंस में भेजेगा, है ना, ऐसे इस पैकेट में को भेजेगा। और उसी टाइम पे जो ये तुम्हारा 1 वाला है वो 4 को भेजना चाह रहा है, ठीक, सेम टाइम पे। तो क्या होगा कि यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे भी पैकेट्स आपस में कोलाइड हो सकते हैं। तो मींस तुम्हारे पास ये भी जो लिंक दे रखी है ये भी एक तुम्हारा कोलिजन डोमेन के अंदर आएगा। तो ओवरऑल अब अगर काउंट करोगे तो तुम्हारे पास 1 2 3 4 5 6 एंड 7 मींस तुम्हारे पास कोलिजन डोमेन जो आ जाएंगे वो क्या आ जाएंगे, 7 आ जाएंगे। समझ में आया होगा कि कैसे क्या कोलिजन डोमेन को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक। आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए तभी ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व होंगे। और ये क्वेश्चंस देखना ऐसे ही अप्रोच के साथ, जो भी मैं आपका डेवलप कर रहा हूं माइंड, वो आपको यूज होगा गेट पेपर में, कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं कोलिजन डोमेन के बाद हमारे पास क्या दे रखा हुआ है, डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट डोमेन, है ना, डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट डोमेन, डीबीए लिख लो, ठीक है। ये हम क्या कह रहे हैं, इसको बताना है। अब यहां से समझो, यहां पे डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट जो डोमेन होगा वहां पे क्या है कि एक चैनल से दूसरे चैनल के सारे जितने भी होस्ट कनेक्टेड हैं उनको मैसेज जाना है। तो अब देखो यहां से अगर सोचो क्या है कि ये तुम्हारा भेजना चाह रहा है, ठीक है। अब ये अगर तुम्हारा मैसेज भेजना चाह रहा है और ये डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट करना चाह रहा है इस ब्रिज में, तो पहली बात तो ये जो लिंक है तुम्हारी, इस लिंक से ही भेजेगा। मगर ये लिंक तो इस ब्रिज के पास जा रही है, ये लिंक डायरेक्टली ऐसा तो नहीं कर रही कि इसके सारे डोमेन को भेज दे रही है, नहीं, ना कि ये अगर ये यहां से यहां भेज देगा तब भी तुम्हारे पास क्या होगा, डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट नहीं होगा। यहां से यहां भेज देगा तब भी डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट नहीं होगा। जब यहां से यहां पैकेट जाएगा इस जगह से, मींस तुम्हारे पास इस ब्रिज से जब यहां पे पैकेट मूव कर जाएगा, है ना, पैकेट मूव कर जाएगा इस लिंक को यूज करते हुए, तब क्या होगा कि यहां पे सारे डिस्ट्रीब्यूट कर देगा आगे डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट में, ये इसको भी और इसको भी कर देगा, है ना। सिमिलरली अगर इस ब्रिज को यहां पे कितने भी कोई भी अगर ब्रिज जो है वो अगर डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट करना चाहता है इस ब्रिज के साथ, तो वो यूज करेगा ये लिंक, है ना, सिर्फ यही सिंगल लिंक यूज कर पाएगा ताकि यहां पे सारे होस्ट को भेज सके। तो मींस तुम्हारे पास जो डीबीए वाला आ रहा है इस पर्टिकुलर डायग्राम के साथ, वो सिर्फ एक ही लिंक है ये वाली जो हम यूज कर सकते हैं डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस डोमेन में। तो मींस तुम्हारे पास यहां पे जो आएगा वो तुम्हारा 1 आएगा। तो अब जो ऑप्शन तुम्हें ये दोनों पता चल गए, तो जो ऑप्शन में 7,1 दे रखा है वो तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास किस में दे रखा है, वो तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो मींस तुम्हारे पास ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। समझ गए? तो इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे, ऐसा थॉट प्रोसेस रखेंगे। नोट करो, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होगा। थर्ड क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। इन द गिवन बिलो डायग्राम, ठीक है, बिलो डायग्राम सोर्स S is connected to a destination D via mediating router R। तो मतलब S से D बीच में R कनेक्टेड है, उन्हीं के बीच में कनेक्शन है, ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स ट्रांसपोर्ट TCP आर अटैच्ड एंड रिमूव्ड। अब देखो यहाँ पे TCP मींस यहाँ पे जो कह रहा है कि TCP कितनी बार यहाँ पे, TCP कितनी बार यहाँ पे मतलब तुम्हारा क्या होगा, अटैच्ड एंड रिमूव्ड होगा। अब TCP कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे अटैच्ड, ठीक है, अटैच्ड एंड रिमूव। अब ये क्या अटैच क्या रिमूव की बात कर रहे हैं वो आपको खुद ही समझना पड़ेगा। अब देखो TCP पे जब भी कोई भी पैकेट जब जाता है तो हमारे पास क्या होता है कि तुम्हारा जो हेडर होता है, ठीक है, TCP हेडर, ठीक है, वो ऐड होता है, अटैच होता है, और फिर जब हमारे डेस्टिनेशन की तरफ पहुंचने लगता है तो फिर तुम्हारा TCP हेडर जो होता है वो क्या होता है, रिमूव होता है ना, तो वो रिमूव होता है। तो वो इस चीज की बात कर रहे हैं कि सोर्स से डेस्टिनेशन के टाइम पे जब भी यहां से यहां पे इस
पर्टिकुलर डायग्राम में जो हमारा टीसीपी यहां से वहां जाएगा, जो भी पैकेट सोर्स से डेस्टिनेशन में जाएगा, तो कितनी बार टीसीपी हेडर अटैच होगा और कितनी बार टीसीपी हेडर रिमूव होगा। तो ये आपको इंफॉर्मेशन यहाँ पे बतानी है, जो भी ऑप्शन दे रखे हैं उस हिसाब से, ठीक है। पहला जो दे रखा है वो तुम्हें अटैच्ड का बताना है, और फिर सेकंड जो कॉमा करके लिखा है वो आपको डिस्कनेक्ट रिमूव का बताना है, ठीक है। अब देखिए, पहली बात तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये ऐसे क्वेश्चन पक्का मिलेंगे। सेकंड चीज, अगर आप ये समझ रहे हैं कि सिर्फ यही क्वेश्चन में यही एक सेशन करके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं, मैं वहां पे जाऊंगा यही कुछ सारे क्वेश्चन मिलेंगे, तो समझिए कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपको मस्ट 30 ईयर के क्वेश्चंस तो सॉल्व करके जाने हैं हर एक सब्जेक्ट्स के, और वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। जो आप जाएंगे हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट एक बनी रखी है जिसके अंदर 30 इयर्स के पीवाईक्यूज चैप्टर वाइज आपको दिए गए हैं, तो वो भी आप देखिए, ठीक है। उससे आप भी थोड़ा आपको और आइडिया लगे कि कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, और इनसे आपको क्या है कि आपका थॉट प्रोसेस बिल्ड हो रहा है और आपको ऐसे क्वेश्चन सिमिलर्स मिल भी सकते हैं। तो चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन जो भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। अब देखो, यहाँ पे जो तुम्हारी नॉलेज यूज होगी वो ये होगी जो आपने पढ़ा था कि हमारा कैसे पैकेट सोर्स से डेस्टिनेशन मूव करता है। अब देखो, पहला हमारे पास सोर्स है, ठीक। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास जो सबसे पहली लेयर आती है वो आती है एप्लीकेशन लेयर, देन हमारी आती है ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। फिर आती है हमारी नेटवर्क लेयर, ओके। फिर आती है डेटा लिंक लेयर। सबको फेमिलियर हो, इस सारी चीजें से आप फेमिलियर नहीं है तो फिर आप प्रिपरेशन बहुत ही गलत वे में कर रहे हैं। आप समझिए, गेट सिर्फ आप हवा में ले रहे हैं, जबकि आपको फिर क्या गेट हवा में उड़ा देगा, समझ पा रहे हो। तो फिर इसके बाद क्या आता है, फिजिकल लेयर, है ना। अब जब पैकेट यहां समझो ये सोर्स था, फिर इस सोर्स से राउटर कनेक्टेड है और इस राउटर से डेस्टिनेशन कनेक्टेड है। अब क्या होगा कि पहले तो यहां एप्लीकेशन लेयर पे हमारा मैसेज रहता है, फिर ये मैसेज हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर पे जाता है ना। अब ये ट्रांसपोर्ट लेयर पे जाता है तो एक हेडर अटैच होता है इस मैसेज के साथ, ठीक। ये जो हेडर अटैच हुआ है वो तुम्हारे ट्रांसपोर्ट लेयर पे। अब ये ओवरऑल मैसेज और ट्रांसपोर्ट लेयर का हेडर वो दोनों बन जाता है डेटा नेटवर्क लेयर पे, ठीक है। समझो यहाँ पे ये डेटा हो गया जिसके अंदर तुम्हारा H1 हेडर अटैच है। इस डेटा के अंदर, ये डेटा के अंदर तुम्हारा H1 हेडर अटैच है, ठीक है। और फिर यहाँ पे ट्रांसपोर्ट नेटवर्क लेयर पे उसका खुद का IP हेडर अटैच होता है जो कि वो तुम्हारा H2 के साथ आएगा। फिर डेटा लिंक लेयर पे हमारे पास पैकेट जाता है, तो यहाँ पे हेडर और टेलर दोनों ऐड होते हैं। ये टेलर हो गया और ये हेडर अटैच हो गया। ये जो तुम्हारा हुआ ये समझ लो तुम्हारा डेटा आया, ठीक है। या कह सकते हो इसको मैं पूरा ओवरऑल लिख देता हूं। यहाँ पे मैसेज होगा, फिर तुम्हारा H1 हेडर और फिर H2 हेडर, और यहाँ पे टेलर 1 और ये तुम्हारा डेटा लिंक लेयर का हेडर, ठीक। अब ये ओवरऑल पैकेट यहाँ पे बनेगा, ठीक है। ये समझ लो पैकेट बन गया, ठीक है। ये तुम्हारा पैकेट बन गया। अब ये पैकेट जाएगा आगे फॉरवर्ड होगा जो कि तुम्हारे पास राउटर के पास जाएगा। अब ये राउटर के पास यही पैकेट यहां जाता है ना। ये पैकेट पहुंच रहा है यहाँ पे। अब इस पैकेट जो होता है वो पहले जाता है डेटा लिंक लेयर पे, इसी राउटर के पास तुम्हारा जाएगा डेटा लिंक लेयर पे, ठीक है। तो डेटा लिंक लेयर पे जब जाता है तो फिर ये पैकेट एज इट इज यहां से जब जाएगा तो यहाँ पे इसके साथ जो T1 और जो H जुड़ा था ये दोनों रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी आपको बना रहा हूं, आपको समझना पड़ेगा क्योंकि इतना कॉन्सेप्ट्स अगर पढ़ना होता है तो आपको वहां पे जाइए, मेरे वो लेक्चर्स देखिए, आपको समझ में आएगा। अब इसके बाद क्या होता है, ये नेटवर्क लेयर पे जाता है, ठीक है। अब ये जब नेटवर्क लेयर पे जाता है तो फिर तुम्हारे पास क्या होता है, ये नेटवर्क लेयर पे जाएगा तो फिर तुम्हारे पास क्या बचेगा, डेटा और इसका हेडर H2, है ना। अब ये H2 हेडर भी क्या होगा कि ये हेडर, इसी हेडर की वजह से हमारा क्या होगा कि ये जो तुम्हारा आगे डेस्टिनेशन कोड है वो डिकोड कर पाएगा कि हमारे पास हेडर में इंफॉर्मेशंस होती है, कहां पे कहां से सारी चीजें जानी है, कितना लेंथ है, वो सारी चीजें आपको पता चलेगा। अब क्या होगा कि यहां से जब वापस डेटा फिर से नीचे आएगा, इसके पास आएगा और फिर ये पैकेट वापस अटैच्ड होंगे, मतलब हेडर फिर से अटैच होंगे यहाँ पे। इसका मतलब समझो कि क्या हुआ, जब ये डेटा लिंक लेयर नेटवर्क लेयर पे पहुंचा, यहाँ पे थोड़ा जो भी चीजें यहाँ पे इसको देखनी थी, इस का मतलब इस इंफॉर्मेशन के बारे में, इस मैसेज के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन देखनी थी वो यहाँ पे देखेगा। फिर राउटर देख रहा है क्योंकि राउटर का आगे काम है कि इसको किस
कहां तक पहुंचाना है, ठीक है। फिर क्या होगा कि जब ये एक बार यहाँ पैकेट पहुंच जाएगा तो फिर से नीचे आएगा, अब फिर से टेलर हेडर ऐड होंगे, टेलर हेडर ऐड होंगे डेटा लिंक लेयर पे, ट्रांसपोर्ट लेयर पे नहीं जाता क्योंकि ट्रांसपोर्ट लेयर नोड टू नोड काम करता है, ठीक है। अब फिर ये वापस नीचे आएगा, फिर से टेलर और हेडर ऐड होंगे, फिर पैकेट बनेगा, ये पैकेट वापस यहाँ पे जाएगा, डेस्टिनेशन के पास जाएगा, ठीक है। डेस्टिनेशन के पास राउटर पहुंचा दिया ये पैकेट। अब क्या होगा, ये पैकेट एक्चुअल जो मैसेज कैरी कर रहा था वो इसको पास पहुंचना चाहिए ना, तो अब लेयर्स का काम आएगा कि अब ये जब डेटा लिंक लेयर पे जाएगा तो यहाँ पे इसका टेलर और हेडर हट जाएगा, ठीक है। तो ये डेटा लिंक लेयर पे आ गया। अब ये डेटा लिंक लेयर फिर से वापस भेजेगा इसको नेटवर्क लेयर पे, तो यहां से जो डेटा था, साफ बना देता हूं, यहां से जो डेटा था, ठीक है, उसमें हेडर अटैच हुआ था नेटवर्क लेयर का, तो अब ये भी हटेगा, तब ये यहां पे आ जाएगा मैसेज और H1 हेडर, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या आएगा, ट्रांसपोर्ट लेयर पे। अब ट्रांसपोर्ट लेयर पे ये H1 हटेगा, ठीक है, तब ये तुम्हारा एप्लीकेशन लेयर पे मैसेज पहुंचेगा और फिर इस एप्लीकेशन लेयर से फिर इस डेस्टिनेशन के पास पैकेट समझ जो भी मैसेज भेजना तो वो मैसेज भेज जाएगा। तो हुआ क्या, यहां पे देखो कि हमारे पास इस सोर्स के पास जो ट्रांसपोर्ट लेयर था वहां पे एक टाइम ऐड हुआ और फिर जब डेस्टिनेशन पे पहुंचा तो यहां पे एक टाइम पे हेडर हटा है, तो मीन्स तुम्हारा सिर्फ एक टाइम पे अटैच हो रहा है और एक टाइम पे रिमूव हो रहा है। टाइम मीन्स मतलब एक जगह पे, तो फिर वही चीज क्वेश्चन पूछ रहा था कि कितने टाइम्स हमारा हेडर अटैच होगा, कितने टाइम्स हेडर रिमूव होगा। तो मीन्स तुम्हारा जो ऑप्शन होगा वो 1,1 होगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर दे रखा है बी में, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। समझ गए? तो ऐसे क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा। अगर आपको ये चीज पता होगी कि ये चीज पता होनी चाहिए कि हमारा जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो और जो एप्लीकेशन लेयर है वो सिर्फ चेंज होता है सोर्स और डेस्टिनेशन पे, मतलब वहीं पे अचीव होता है, और बाकी जो भी बीच में राउटर्स होते हैं या जितने भी इंटरमीडिएट तुम्हारे वो होंगे मतलब इसको क्या नोड्स होंगे, वो सारे हमारे पास मतलब एप्लीकेशन लेयर, डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर पे सारा खेल खेलेंगे, ठीक है। तो ये चीज तुमको आपको समझ में आनी चाहिए, नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रहा होगा, ये भी बहुत ही मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, तो आप इसको बहुत ही अच्छे से देखिएगा कि क्या कह रहा है। पढ़ लेते हैं। प्रेजेंट सेंडर विंडो साइज इन स्लो स्टार्ट एल्गोरिथम ऑफ टीसीपी इज 6400 बाइट्स, ठीक है। तो मतलब आपको क्या दे रखा है, पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए कि आपको स्लो स्टार्ट फेज क्या होता है, ठीक है, उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, और फिर आपको क्या दे रखा है, विंडो साइज दे रखा है ना, प्रेजेंट विंडो साइज दे रखा है जो उस टाइम पे ट्रांसमिशन हो रहा होगा, तो उसका आपको दे रखा है 6400 बाइट, ठीक, ये हमने नोट कर लिया। अब आगे पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। मैक्सिमम सेगमेंट साइज इज 200 बाइट्स, मींस तुम्हारे पास MSS भी दे रखा है, वो कितना दे रखा है, 200 बाइट्स दे रखा है, ठीक है, ये भी पता चल गया। अब आगे क्या पूछ रहा है, व्हाट वुड बी द नेक्स्ट विंडो साइज in MSS if no congestion happens। अब यहां पे पहली बात तो ये कह दिया कि आपके पास no congestion है, ठीक है। अब जब congestion नहीं है, ठीक है, स्लो स्टार्ट है, तो फिर आपका जो नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट विंडो साइज होगा वो क्या होगा, वो पूछ रहा है। अब देखो ये सारी चीजें के लिए आपको पहले स्लो स्टार्ट फेज के बारे में पता होना चाहिए। जब नो कंजेशन होता है, स्लो स्टार्ट फेज होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि एवरी सिंगल एक्नॉलेजमेंट रिसीव जब होता है, ठीक है, तब क्या होता है, तो हमारा जो जो चीज मतलब आपको जो भी हमारे पास जो विंडो साइज होती है वो इंक्रीज होती है, ठीक है, इंक्रीज बाय 1 MSS, ठीक है। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए, जब भी एक एक्नॉलेजमेंट, जब यहां से जब हमारा क्या होता है, समझो कि ऐसा कुछ है, ठीक, ये आपके पास है, यहां से एक मैसेज पैकेट गया, तो जब ये एक एक्नॉलेजमेंट आता है तो हमारे पास यहाँ पे जो विंडो साइज होती है, कंजेशन विंडो साइज होती है, वो इंक्रीज होती है 1 MSS से। तो अब पहली बात, जब 1 MSS की बात आ रही है तो फिर हमारे पास एक यहां पे साइज पता होनी चाहिए कि तुम्हारे पास इस जब MSS तुम्हारे पास 200 बाइट दे रखा है और अभी विंडो साइज तुम्हारे पास 6400 बाइट का है, तो टोटल अभी प्रेजेंटली कितने MSS तुम्हारे पास विंडो साइज है, मतलब तुम्हारे पास MSS के टर्म्स में विंडो साइज, प्रेजेंट विंडो साइज क्या है, MSS के साइज में या तो ऐसे लिख सकते हो कि प्रेजेंट विंडो
साइज, ठीक है, साइज इन MSS, वो अगर निकालना होता है, क्योंकि अगर ये चीज नहीं पता होगी तो हम लोग आगे नेक्स्ट कैसे बता पाएंगे कि अगला नेक्स्ट MSS के साइज में कितना तुम्हारे पास विंडो साइज आएगी। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्रेजेंट विंडो साइज में क्या है, कितने MSS है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जितने भी तुम्हारे पास 64 बाइट्स दे रखे हैं उसको डिवाइड कर दो एक साइज के जो भी तुम्हारे पास MSS दे रखा हुआ है। अब इससे जब डिवाइड कर देंगे तो तुम्हारे पास पता चल जाएगा कि प्रेजेंट विंडो साइज कितने की है। तो यहां से करोगे तो ये तुम्हारे पास 32 आ जाएगी, मींस 32 MSS यूज हो रहे हैं अभी प्रेजेंट विंडो साइज के लिए। अब ये चीज आपको एक इंफॉर्मेशन ये पता है, सेकंड ये पता है कि जो हमारी विंडो साइज इंक्रीज होती है वो एक RTT के बाद यूज होती है, मतलब राउंड ट्रिप टाइम जब पूरा हो जाता है तो हमारा नेक्स्ट विंडो कंजेशन साइज आता है, नेक्स्ट विंडो साइज आती है। तो फिर अभी तो ये एक्नॉलेजमेंट की बात हुई ना, अब हमें RTT के हिसाब से बात करनी पड़ेगी। तो जब हमारा कंप्लीट, ठीक है, 1 RTT होता है तब हमारे पास जो विंडो साइज होती है इंक्रीज बाय 2 टाइम्स ऑफ प्रीवियस, समझे, प्रीवियस, ठीक है। अब ये चीज नहीं समझ पाए होगे तो अब यहां पे समझो कि जब तुम्हारा RTT कंप्लीट होता है, ठीक है, जब तुम्हारा ये कंप्लीट होगा तब क्या होगा कि जो तुम्हारी कंजेशन विंडो, ठीक है, साइज है वो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ प्रीवियस, ठीक है, प्रीवियस कंजेशन विंडो साइज, कंजेशन विंडो, ठीक, कंजेशन विंडो मतलब तुम्हारे पास 2 टाइम्स हो जाएगा, मतलब जो भी तुम्हारा 32 था उसका डबल टाइम्स ऑफ नेक्स्ट हो जाएगा। तो तुम्हारे पास नेक्स्ट विंडो साइज जो आएगा वो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स 32 MSS। तो तुम्हारे पास कितना आ जाएगा 64 MSS। तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। तो आपको ऑप्शन में 64 ऑप्शन नहीं दे रखा है तो मींस आपको ये 64 एज अ NAT फिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि ऐसे क्वेश्चन को इस तरीके से अप्रोच करेंगे। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन और ये इंफॉर्मेशन नहीं पता है तो आप क्वेश्चन को नहीं अप्रोच कर पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज हो गई, आपको पहले एक प्रेजेंट के लिए पता होना चाहिए, फिर नेक्स्ट आप पता कर पाएंगे अगर स्लो स्टार्ट फेज हो रहा है, ठीक। तो नोट करो, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको डिस्प्ले हो रहा होगा, पढ़ लेते हैं। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ टाइम्स TCP checksum is calculated from S to D when data is transmitted from S to D, ठीक है। अब ये चीज कह रहा है, अब देखो ये भी क्वेश्चन सिमिलर सा वैसे ही क्वेश्चन है, मैं रिपीट इसलिए गया हूं ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि जो कॉन्सेप्ट वहां पे पढ़ा था वो यहाँ पे कैसे यूज करेंगे। अब पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए, जो ट्रांसपोर्ट लेयर होता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे हमारा चेकसम यूज होता है, ठीक है, फॉर एरर डिटेक्शन, ठीक है, एरर डिटेक्शन, ठीक है, ये चीज यूज होती है हमारी चेकसम। अब ट्रांसपोर्ट लेयर है, ठीक है, तुम्हारा क्या बोला था, ठीक है, TCP, ठीक है। तो TCP जो होता है TCP, ठीक है, ये चेकसम यूज करता है, ठीक। मींस तुम्हारे पास, मेरा जो कहने का मतलब ये था कि देखो ट्रांसपोर्ट लेयर पे TCP होती है, ठीक, और TCP के अंदर हमारा चेकसम यूज होता है। और वो चेकसम क्यों यूज होता है, क्योंकि एरर कंट्रोल होता है। तो मींस तुम्हें पता होना चाहिए कि TCP एज अ ट्रांसपोर्ट लेयर का एक प्रोटोकॉल है, ठीक। आपका जो TCP है वो ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रोटोकॉल है। अब अगर TCP ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रोटोकॉल है तो फिर आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको तुरंत चमकना चाहिए कि हमारे पास जो भी दे रखे हैं ये जो D तक, ठीक है, उसमें क्या होगा कि जितने टाइम्स हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर हिट होगा उतने बार हमारा चेकसम कंप्यूट होगा। तो अभी एज कंसेप्ट पढ़े थे कि हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट लेयर होता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर होता है वो नोड टू नोड वर्क करता है। जब ये तुम्हारा इस पे वर्क करता है तो फिर मींस सोर्स, ठीक है, आपका जो सोर्स है, ठीक, एंड डेस्टिनेशन, इन्हीं दोनों पे सिर्फ हमारे पास चेकसम कंप्यूट होगा। तो फिर मींस तुम्हारे पास जब सोर्स और डेस्टिनेशन पे कंप्यूट होगा तो फिर मींस तुम्हारे पास 2 टाइम्स क्या होगा
चेकसम कंप्यूट होगा। तो अब यही चीज चेक कर लेते हैं, 2 किसमें, अच्छा ऑप्शन नहीं दे रखा है तो मींस आपको एनएटी क्वेश्चन दे रखा था, तो आपको जो एनएटी में आंसर फिल करना है वो 2 करना है। होप करता हूं समझ में आया होगा। वही चीज है कि बस आपको ये पता होना चाहिए टीसीपी चेकसम यूज करता है फॉर एरर डिटेक्शन, ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रोटोकॉल है, तो फिर मींस हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर जितनी बार हिट उतनी बार तुम्हारा एरर कंट्रोल होगा चेकसम यूज होके, ठीक है, नोट करो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव कर जाते हैं। यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो होगा, पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू इन केस ऑफ नेटवर्क प्रोटोकॉल्स, नेटवर्क प्रोटोकॉल में इनमें से कौन सा सही है ये बताना है। तो सबसे पहले क्या कह रखा है, सेगमेंटेशन इज डन व्हेन ट्रांसपोर्ट लेयर इज गिवन डेटा टू द नेटवर्क लेयर। अब देखो ये चीज आपको पता होना चाहिए, जो तुम्हारा सेगमेंटेशन होता है, जो ऑप्शन नंबर ए दे रखा हुआ है, ठीक, वो आपको क्या कह रहा है कि जो तुम्हारा सेगमेंटेशन है, ठीक है, सेगमेंटेशन ये आपका कहां पे हो रहा है, ये तब होता है जब पैकेट को, या आप समझ लो पैकेट तो नहीं बोलते, सेगमेंट्स बोलते हैं, ठीक है, आप सब मैसेज के हिसाब से ले लो कि मैसेज को जब हम ट्रांसपोर्ट लेयर से जब नेटवर्क लेयर पे भेजते हैं तब हमारा यहां पे ऑपरेट होता है सेगमेंटेशन, है ना। तो ये चीज एकदम सही दे रखी है, क्योंकि हमारा सेगमेंटेशन ट्रांसपोर्ट लेयर से नेटवर्क लेयर पे हमारे पास साइज थोड़ा डिक्रीज होता है, तो उसके लिए हमें पूरे उस पैकेट को या मैसेज को या सेगमेंट्स को सेगमेंटेशन करना पड़ता है, ताकि हम लोग उसको डिवाइड कर सकें, आगे उसके स्पेसिफिक साइज में भेज सके, है ना। तो हमारा जो ए ऑप्शन है वो सही है। फिर तुम्हारा बी ऑप्शन क्या कह रहा है कि फ्रेगमेंटेशन इज डन व्हेन द नेटवर्क लेयर इज गिवन डेटा टू द डेटा लिंक लेयर। अब देखो यहां पे फ्रेगमेंटेशन की बात हो गई, फ्रेगमेंटेशन। अब ये चीज भी देखो, ये कह रहा है कि जब तुम्हारा जो डेटा होता है वो जब नेटवर्क लेयर से डेटा लिंक लेयर पे आता है तब यहां पे ऑपरेट होता है। तो ये भी चीज सही दे रखा है, जब हमारा नेटवर्क लेयर पे ही होता है हमारा फ्रेगमेंटेशन। या एक और चीज होती है, जब तुम्हारा जो पैकेट है उसका साइज आगे एमटीयू साइज से छोटा हो जाए, ठीक है, साइज जो है पैकेट का वो बड़ा हो एमटीयू से, ठीक है, तब तुम्हारा फ्रेगमेंटेशन होता है, ठीक। और सेकंड चीज होता है कि जब तुम्हारे नेटवर्क लेयर पे जितना भी पैकेट है वो जब डेटा लिंक लेयर पे जाता है तो वहां पे पैकेट डेटा लिंक लेयर के पास एक्सेप्ट करने के लिए कम साइज होता है, तो फिर वहां पे भी हमें फ्रेगमेंटेशन करना पड़ता है। तो बी ऑप्शन भी आपका सही है, ठीक है। अब सी चेक कर लेते हैं क्या कह रहा है। सीआरसी डिटेक्ट्स एरर्स इजीली ओनली व्हेन द डेटा साइज इज लार्ज। अब देखो सीआरसी जो होता है वो डिटेक्शन के लिए होता है, डिटेक्शन, ठीक है, डिटेक्शन। अब क्या वो भी एरर, बट ये जो होता है वो डेटा लिंक लेयर पे होता है, ठीक। मगर ये जो सीआरसी होता है कभी भी नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ, क्या, साइज ऑफ डेटा, ठीक, इस पे डिपेंड नहीं होता। तो फिर मींस सी ऑप्शन तुम्हारा गलत दे रखा है, तो डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव तो बिल्कुल गलत है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो तुम्हारा ऑप्शन होगा वो ए और बी होगा, तो ये आपका एमएसक्यू निकल गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको ऐसा था तो थोड़ा इजी था, बट आपको कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए, एक्स्ट्रा नॉलेज, और ये चीज आप पता होगी तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो ऐसा क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2026 गेट में, ठीक है। तो चलिए इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर जाते हैं। यहाँ पे डिस्प्ले होगा, पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। ये आपको कॉन्सेप्चुअल बहुत क्लियरिटी होगी तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द पोर्ट नंबर एंड द प्रोटोकॉल फील्ड ऑफ द ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल एंड आईपी प्रोटोकॉल। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि आपको जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उसमें पोर्ट नंबर और आपको प्रोटोकॉल फील्ड, क्या ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल और आईपी प्रोटोकॉल में आपको यूज होता है या आपको किस मतलब रेफरेंस में यूज करते हैं, लेते हैं, वो सारी चीजें आपको 4 ऑप्शंस के हिसाब से बताना है, ठीक। तो आपको पोर्ट नंबर और सेकंड चीज आपको, पहले तो आपको पोर्ट नंबर और सेकंड चीज आपको प्रोटोकॉल आईपी है ना, प्रोटोकॉल फील्ड, ठीक है, प्रोटोकॉल फील्ड, इन दोनों की इंफॉर्मेशन आपको पता होगी तभी आप लोग जान पाएंगे। तो पोर्ट नंबर एक तरीके से आपका क्या होता है, एप्लीकेशन लेयर से जब हमारा मैसेज आता है ट्रांसपोर्ट लेयर पे तो हमारे पास यूज होता है पोर्ट नंबर, ताकि हम लोग डिफरेंशिएट कर पाए कि कौन सी चीजें कौन से पर्पस के लिए मैसेज भेजा जा रहा है, इसलिए हमारा पोर्ट नंबर यूज होता है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर, एप्लीकेशन लेयर से ट्रांसपोर्ट लेयर पे जब आता है तो यूज करता है। अब क्या है प्रोटोकॉल फील्ड।
आपका जो भी मैसेज है वो किस प्रोटोकॉल को फॉलो करके आगे मैसेज को भेजा जाए, पैकेट को भेजा जाए। तो ये हमारा क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट लेयर पे और तुम्हारा जो नेटवर्क लेयर पे होता है वहां पे स्पेसिफिक फिक्स ऑफ प्रोटोकॉल्स दे रखे हुए हैं, उनके कुछ फिक्स पोर्ट नंबर्स भी होते हैं, है ना। तो वो सारी चीजें आप क्या पता कर पाते हैं, प्रोटोकॉल फील्ड से बताते हैं कि ये प्रोटोकॉल यूज हो रहा है, टीसीपी यूडीपी यूज हो रहा है, या आईपी हो रहा है, या आईसीएमपी हो रहा है, या आरपी आरपी हो रहा है। वो सारी चीजें आप इससे बताते हैं, ठीक है। अब आगे पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। ये आपको इंफॉर्मेशन पता होगी तब आप यहां पे आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। आगे क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल लाइक एचटीटीपी, ठीक है, डीएनएस, एसएमटीपी, एफटीपी, ये सारे प्रोटोकॉल्स हैं, कैन बी आइडेंटिफाई एंड डिस्टिंग्विश बाय द प्रोटोकॉल फील्ड ऑफ आईपी प्रोटोकॉल। अब देखो यहां पे पहली बात बहुत ही गलत चीज दे रखी, जो कि डीएनएस, एचटीटीपी, एसएमटीपी और एफटीपी। पहली बात तो ये कभी भी प्रोटोकॉल हमारे जो भी होते हैं, देखो पहला जो ऑप्शन दे रखा है, बहुत लोग इसमें आप टिक कर देंगे क्योंकि ये सारे प्रोटोकॉल्स हैं, और आप कहेंगे कि ये सारे प्रोटोकॉल जो होते हैं वो हमारे डिफरेंशिएट कर देंगे। किससे हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तुम्हारा आईपी प्रोटोकॉल से, क्योंकि आईपी प्रोटोकॉल सबके अलग अलग फील्ड के हिसाब से दे रखे हुए। मगर ये ऑप्शन जो है वो आपका गलत है। क्यों? क्योंकि हमारा जो भी प्रोटोकॉल फील्ड होता है, सॉरी, जो भी आपका प्रोटोकॉल फील्ड होता है वो आपका जो भी प्रोटोकॉल फील्ड होता है, ठीक है, वो यूज होता है यूज इन ट्रांसपोर्ट लेयर पे, ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे होता है ताकि आप टीसीपी एंड यूडीपी, उधर मैं नहीं लिखता हूं क्योंकि आपको वहां पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो ताकि आप टीसीपी एंड यूडीपी, है ना, ये आप क्या कर सके, पता कर सके कि क्या है। अब अगर आपको एचटीटीपी या एफटीपी या एसएमटीपी, है ना, एसएमटीपी, अगर आपको ये सब यूज करना है तो ये सब क्या होते हैं, पोर्ट नंबर से चेंज होते हैं, क्योंकि सबका पोर्ट नंबर अलग होता है। जैसे ये 81, एफटीपी 20 एंड 21, एसएमटीपी 25, है ना। तो ये सारी चीजें आपका क्या होता है, ये 25 या 24 कुछ होता है, थोड़ा सा कंफ्यूज हूं मैं, इसको इसीलिए रब कर देता हूं, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो फिर ये सारे जो भी आपके हैं वो आपको क्या कहते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं या आइडेंटिफाई करने के लिए मदद करते हैं। तो इसलिए आप एप्लीकेशन लेयर पे ये नहीं होता, क्योंकि हमारा ये सारा टीसीपी पे, ट्रांसपोर्ट लेयर पे हो गया, या आपको समझ लो ये आप कह सकते हो आईपी लेयर पे हो सकता है। मगर ये क्या कह रहा है, ऑप्शन ए क्या कह रहा है कि ये सारी चीजें जो हैं वो हमारा कन्वर्ट हो रहा है एप्लीकेशन लेयर पे। अब यहां पे हमारा पोर्ट नंबर यूज होता है ना, एप्लीकेशन लेयर पे हमारा पोर्ट नंबर आइडेंटिफाई करा पाता है कि यहां पे क्या क्या डिफरेंशिएशन है। इसलिए ऑप्शंस अच्छे से पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा। यहां पे अभी यही चीज ट्रांसपोर्ट लेयर या आईपी प्रोटोकॉल, आईपी लेयर पे बोलता, मतलब नेटवर्क लेयर पे अगर बोलता, तो फिर हम लोग क्या कहते हैं कि ये चीज आपकी सही है, क्योंकि हम लोग प्रोटोकॉल फील्ड इनके हिसाब से कन्वर्ट कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कौन सा प्रोटोकॉल यूज हो रहा है। इसलिए ए ऑप्शन तुम्हारा गलत हो गया। अब सेकंड आ जाते हैं, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल लाइक एचटीटीपी, एसएनटीपी, डीएनएस, एफटीपी कैन बी आइडेंटिफाई एंड डिस्टिंग्विश बाय द पोर्ट एड्रेस ऑफ द ट्रांसपोर्ट लेयर। अब ये बात एकदम सही कह रखी है, जो बी ऑप्शन है वो सही है। एप्लीकेशन लेयर पे पोर्ट नंबर, ठीक है, ये यूज होता है टू फाइंड एसएमटीपी, एफटीपी या पॉप, है ना, ये सारी चीजें होती हैं, एफटीपी या तुम कह सकते हो एचटीटीपी, ये सारी चीजें आप पता कर पाते हैं व्हेन इट गोज टू ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। तो ये चीज है, तो इसलिए बी ऑप्शन सही है। अब हम लोग आ जाते हैं सी ऑप्शन पे, क्या कह रहा है, ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल लाइक टीसीपी, यूडीपी एंड नेटवर्क लेयर, ठीक है, लाइक अब देखो जो ट्रांसपोर्ट लेयर पे है, देखो ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल, ठीक, लाइक टीसीपी, यूडीपी एंड, अब चेंज होता है, नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल लाइक आईपी, ICMP, RARP कैन बी डिस्टिंग्विश बाय द प्रोटोकॉल फील्ड ऑफ आईपी प्रोटोकॉल। एकदम सही, यही चीज तो मैं कह रहा हूं कि अगर ट्रांसपोर्ट लेयर हो, जो कि मैंने यहां पे लिखा है, ट्रांसपोर्ट लेयर हो या नेटवर्क लेयर हो, यहां पे टीसीपी एंड यूडीपी, है ना, यहां पे एसएमटीपी, एफटीपी, डीएनएस, ठीक है, या आप कह सकते हो एक और कौन सा बोल रहा है, ये RARP, है ना, RARP, ठीक, ये सब यूज होते हैं प्रोटोकॉल, है ना, ये सब प्रोटोकॉल्स हैं,
प्रोटोकॉल आइडेंटिफाई करता है। प्रोटोकॉल अगर आप फील्ड कहते हैं, ठीक है, यूज करते हैं, तो इनसे इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसलिए जो ऑप्शन नंबर तुम्हारा सी है वो भी सही होगा। समझ पा रहे हैं क्या चीजें हो रही हैं? अब आगे बढ़ते हैं डी ऑप्शन। ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल लाइक टीसीपी, यूडीपी, नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल, ICA, IP, ICMP, RARP can be distinguished by the port number of transport layer। तो अब डी ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया क्योंकि इसका अपोजिट बोल रहा है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से जो आपका आंसर होगा वो आपका बी और सी होगा, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, तब आप चीजें बता पाएंगे अच्छे से। आप अगर इसकी इंफॉर्मेशन और इसकी इंफॉर्मेशन रखते हैं तभी आप ये सारे ऑप्शंस जो दे रखे हैं आप सही गलत कर सकते हैं, ठीक है। मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कैसे आपको सोचना है, तो ये सारी चीजें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आपको बिल्कुल डेफिनेटली मैं कह रहा हूं 100% आपको मिलेगा गेट 2026 में। आगे भी आपको मिलेंगे, उसके लिए भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं ये, मगर आपको 2026 में मोस्ट बहुत ही अच्छे से आपको इन सारी चीजों को ग्रैस्प करना चाहिए ताकि आप यूज कर सके, ठीक है। इसको नोट करो, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर डिस्प्ले होगा, पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। The correct order of calculation to at sender side while transmitting data to the receiver in the network। तो हमें ये बताना है कि सेंडर से रिसीवर में जब ट्रांसमिशन होता है तो इनमें से क्या करेक्ट ऑर्डर है। टीसीपी चेकसम ऑफ सेगमेंट, सीआरसी कैलकुलेशन और आईपी हेडर कैलकुलेशन। टीसीपी, आईपी हेडर, सीआरसी, सीआरसी कैलकुलेशन, आईपी हेडर, टीसीपी। मतलब हमें तीन चीजों के ऊपर फोकस करना है। पहला हमारे पास क्या आता है, टीसीपी, ठीक है। पहला हमें क्या दे रखा है, टीसीपी चेकसम, है ना, चेकसम। सेकंड हमारा क्या दे रखा हुआ है, हमारा सीआरसी, सीआरसी, ठीक है, कैलकुलेशन है ये। चलो सीआरसी लिख लेते हैं, चलो अच्छा लिख लो, ठीक है, सीआरसी कैलकुलेशन। और फिर थर्ड आपका क्या दे रखा है, आईपी हेडर, ठीक है, आईपी हेडर। अब देखो, जब भी हमारा सोर्स से डेस्टिनेशन पैकेट मूव करता है तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, ये चीज पता होनी चाहिए। एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, और फिर तुम्हारा क्या आता है, फिजिकल लेयर, है ना, फिजिकल लेयर। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, यहां पे ट्रांसपोर्ट लेयर टीसीपी चेकसम होता है यहां पे यूज, है ना, चेकसम। मैं सिर्फ अभी वो इंफॉर्मेशन लिख रहा हूं जो कि यहां पे चीजें दे रखी हैं। नेटवर्क लेयर पे आईपी हेडर ऐड होता है, ठीक है, और डेटा लिंक लेयर पे हमारा क्या होता है, सीआरसी यूज होता है, ठीक है, तुम्हारा सीआरसी यूज होता है। तो अब आपको यहां से पता चल गया कि जो भी आपका सीक्वेंस होगा यहां से वहां भेजने के लिए, वो आपका पहला चेकसम वाला होगा, मतलब ये आपका पहले आएगा, फिर आईपी हेडर आएगा, ये बी दे रखा है, और फिर सीआरसी आएगा, मतलब ये सी दे रखा है। तो पहले आपका क्या होना चाहिए, चेकसम, ठीक है। नेक्स्ट आपका होना चाहिए आईपी हेडर, और फिर आपका होना चाहिए सीआरसी। अब ये ऑप्शन देख लेते हैं किसमें दे रखा है, टीसीपी चेकसम फॉर सेगमेंट, आईपी हेडर कैलकुलेशन, सीआरसी कैलकुलेशन फॉर फ्रेम। अब देखो, जो ऑप्शन नंबर बी दे रखा है वो आपको करेक्ट दे रखा है, तो ये आपको इंफॉर्मेशन पता होगी तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब 9th क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं। यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होगा, क्या कह रहा है, पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन द केस ऑफ नेटवर्क प्रोटोकॉल। नेटवर्क प्रोटोकॉल के हिसाब से कौन से इनमें से सही है वो बताना है। पहला क्या कह रहा है, द सीक्वेंस नंबर ऑफ द सेगमेंट इज 100 to 199, सो इट इज अ SYN सेगमेंट। SYN मतलब सिंक, है ना, सिंक नेटवर्क, मतलब सिंक्रोनाइजेशन जो होता है हमारा, जब भी कनेक्शन हम लोग इस्टेब्लिश करते हैं तो सिंक्रोनाइजेशन एक हम लोग प्रोसेस यूज करते हैं जिसमें हम लोग सिंक सेगमेंट भेजते हैं, है ना, वही SYN सेगमेंट, ताकि हम लोग कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सके। अब आपको यहाँ पे देखो, ये जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, आपको ये सारी चीजें गेट के पेपर में मिलेगी, तो हल्के में मत लीजिएगा, बहुत ही वेटेड क्वेश्चंस हैं ये सारे। आप देखिए कैसे मैं अप्रोच कर रहा हूं। अब देखो, ए ऑप्शन जो आपको दे रखा है वो कह रहा है कि जो सीक्वेंस नंबर है वो आपका क्या दे रखा है, 100 to 199, तो इससे ये कह रहा है कि ये सिन सेगमेंट होगा, है ना, SYN। ये कह रहा है कि ये जो आपका दे रखा है वो सिन सेगमेंट दे रखा हुआ है, मगर मैं कह रहा हूं कि ये चीज गलत है। क्यों? क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि जो सिन होता है, ठीक है, सिन जो होता है वो नेवर
उसको क्या कहते, नेवर कैरी द डेटा, समझे। अब अगर डेटा कैरी नहीं करता है तो फिर इसका जो होता है वो सीक्वेंस नंबर, जब डेटा कैरी नहीं करता तो मतलब सीक्वेंस नंबर जो होगा वो बाइट या नंबर ऑफ बिट्स के या नंबर ऑफ पैकेट के हिसाब से नहीं होगा। तो ये क्या करता है, जो सिन होता है वो कंज्यूम करता है, कंज्यूम वन सीक्वेंस नंबर, है ना, वन सीक्वेंस नंबर। ये आपको पता होना चाहिए। पहली बात समझो कि जब ये डेटा कंज्यूम नहीं, डेटा लेके नहीं जा सकता, सिन जो हमारा सेगमेंट है वो कभी भी डेटा कैरी नहीं कर सकता। अगर डेटा कैरी नहीं कर सकता तो मींस डेटा क्या होता है कि बाइट वाइज तुम्हारे नंबर ऑफ, जितने भी नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ जो बाइट्स होते हैं, ठीक है, जो भी नंबर ऑफ बाइट्स होते हैं वो एज अ सीक्वेंस नंबर, एज अ सीक्वेंस नंबर डिनोट होते हैं। जैसे यहाँ पे 100 से 199, तो मींस इसके बीच में हमारे पास टोटल 100 वर्ड्स है, 100 बाइट्स है ना, इसमें क्या आ गया, 100 बाइट्स आ गए। जब 100 बाइट्स आ गए तो मतलब ये एक डेटा की तरह यूज होने लगा। अब ये कह रहा है कि जब 100 से 199 हमारा सीक्वेंस नंबर है तो हम कह सकते हैं कि ये सिन तुम्हारा क्या है कि ये तुम्हारा सिन सेगमेंट है। तो ये सिन सेगमेंट नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि सिन सेगमेंट सिर्फ एक सीक्वेंस नंबर कंज्यूम करता है। जब एक सीक्वेंस नंबर कंज्यूम करता है तो फिर मींस अगर यहां पे कहता कि सिर्फ 100 सीक्वेंस नंबर दे रखा है या 0 दे रखा है या 199 दे रखा है तो मे बी इट विल बी अ सिन सेगमेंट। या तो वो एक्नॉलेजमेंट भी हो सकता है, सिन भी हो सकता है, तब भी डेफिनेटली हम लोग श्योर शॉर्ट 100% नहीं बोल सकते। मगर ये जरूर पता होता है कि डेटा हमारा नहीं कैरी करता है। जब डेटा नहीं कैरी करता है सिन, तो ये जो सीक्वेंस नंबर दे रखा है ये कभी भी तुम्हारा सिन सेगमेंट नहीं हो सकता। ठीक, इतना बेस्ट एक्सप्लेनेशन आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा और इतने बेस्ट क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। अब आगे क्या कह रहा है, द सीक्वेंस नंबर ऑफ अ सेगमेंट इज m दे रखा है, द सीक्वेंस नंबर ऑफ नेक्स्ट सबसीक्वेंट सेगमेंट मस्ट बी m+1। अब देखो क्या कह रहे हैं कि एक जैसे पैकेट है, ठीक है, इसका सीक्वेंस नंबर जो दे रखा है वो m दे रखा है, तो इसका जो नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर होगा, नेक्स्ट जो पैकेट होगा या कुछ भी हो सकता है, उसका कह रहा है जो सीक्वेंस नंबर होगा वो क्या होगा, m+1। अब देखो +1 हो रहा है तो मींस यहां पे जो डेटा होगा, है ना, वो सिर्फ 1 बाइट का होगा। क्यों 1 बाइट का होगा, क्योंकि यहां पे अगर सीक्वेंस नंबर m पे खत्म हो रहा है और यहां पे सिर्फ m+1 हो रहा है तो मींस एक ही बढ़ा। अब एक बढ़ा तो 1 बाइट का है। अब अगर पैकेट के अंदर डेटा 1 बाइट का है तो इससे हम क्या पता कर सकते हैं, या तो ये पैकेट जो है, ठीक है, वो हमारा ACK है, मतलब एक्नॉलेजमेंट है, और सिन है ना, SYN सिन है। तो ये चीज आपको पता चल रही, क्योंकि सिन और ACK यही दो ऐसे हैं जो कि हमारा एक सीक्वेंस नंबर कंज्यूम करते हैं। अब ये क्या कह रहा है, ये बात कर रहा है कि जो नेक्स्ट सबसीक्वेंस वो होगा तुम्हारा, जो नेक्स्ट सीक्वेंस ऑफ द सबसीक्वेंट सेगमेंट, अब ये सेगमेंट की बात कर रहा है, मस्ट बी m+1। वो कह रहा है कि m+1 होना चाहिए। तो ये नेसेसरी नहीं है कि ये तुम्हारा डेटा हो, ये या तो ACK होगा या सिन होगा, क्योंकि ये सिर्फ m+1 कंज्यूम कर रहा है, A कंज्यूम कर रहा है। तो इस हिसाब से जो ऑप्शन नंबर B है वो भी गलत हो गया। समझ पाए, जैसे 0 से m सीक्वेंस नंबर इसने यूज किया तो इसके अंदर डेटा होगा, ठीक है, ये एक डेटा की तरह ट्रीट हो सकता है क्योंकि ये m तक तुम्हारा सीक्वेंस नंबर कंज्यूम कर रहा है। सेकंड वो कह रहा है जो भी हमारा सब सीक्वेंस सेगमेंट है वो हमारा m+1 सीक्वेंस नंबर कंज्यूम कर रहा है। अब m+1 तो अगर एक ही बढ़ा है तो या तो ACK होगा या तो सिन होगा, इन्हीं दोनों में से कोई होगा। तो फिर ये डेटा तो है नहीं, तो फिर इस हिसाब से ये सेगमेंट नहीं कहला सकता। अब अगर ये सेगमेंट नहीं कहला सकता तो तुम्हारे पास ये जो तुम्हारा डेटा दे रखा है कि तुम्हारा m+1 वो तुम्हारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए B ऑप्शन तुम्हारा गलत हुआ। अब आ जाते हैं C ऑप्शन। C क्या कह रहा है, पैकेट इनकैप्सुलेट सेगमेंट, पैकेट इनकैप्सुलेट सेगमेंट। अब देखो ये चीज आपको एकदम श्योर शॉर्ट पता होनी चाहिए कि जो पैकेट होता है, ठीक है, वो क्या होता है, सेगमेंट प्लस IP हेडर। समझ पाए ये क्या चीज कह रहा हूं। अब देखो यहां पे ज्यादा वो होगा, आपको विजुअलाइज होगा। ये ट्रांसपोर्ट लेयर, ये नेटवर्क। जब डेटा आता है यहां पे समझो इसको हम लोग कहते हैं सेगमेंट, ठीक है,
ये तुम्हारा सेगमेंट होता है, जो भी तुम्हारा डेटा होता है जो कि तुमको एप्लीकेशन लेयर से मिलता है, वो जो डेटा होता है उसको सेगमेंट कहते हैं। और फिर जो नेटवर्क लेयर पे होता है, ये सेगमेंट जो आएगा उसके साथ तुम्हारा एक हेडर अटैच होगा, आईपी हेडर, और ये सेगमेंट होगा, ठीक। और इस सेगमेंट और प्लस हेडर, इन दोनों को हम लोग क्या कहते हैं, पैकेट, ठीक। तो ये जो पैकेट है उसके अंदर देखो सेगमेंट आ रहा है, ये ओवरऑल जो है वो पैकेट है। तो ये पैकेट के अंदर तुम्हारा सेगमेंट प्लस हेडर आ रहा है, तो वही चीज लिखा हूं, पैकेट जो होता है वो सेगमेंट प्लस आईपी हेडर से मिलके बनता है। तो यहां से हम लोग ये कह सकते हैं कि पैकेट, ठीक है, इनकैप्सुलेट सेगमेंट, समझे कि सेगमेंट जो पैकेट है, पैकेट जो है वो इनकैप्सुलेट कर रहा है, अंदर ले रहा है, किसको, सेगमेंट को, समझे। पैकेट बड़ी चीज है, सेगमेंट छोटी है। सेगमेंट को ट्रांसपोर्ट लेयर से खींचा, नेटवर्क लेयर पे लाया, तो वो अपने अंदर रख लिया है सेगमेंट को, इसलिए ये चीज तुम्हारा जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट होगा, ठीक है। ये सारी टर्मिनोलॉजी से आपको क्लियर होनी चाहिए, तभी आप लोग गेट के पेपर के लिए एग्जैक्टली प्रिपेयर्ड है, तब समझ सकते हैं कि आप गेट पेपर के लिए एग्जैक्टली प्रिपेयर्ड है, ठीक है। अब क्या, डी तो नन ऑफ अबव, तो आपको यहां पे जो आंसर मिला वो जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन होगा, है ना। तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए नोट करिए। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपको डिस्प्ले हो रहा होगा, क्या कह रहा है, विच सीक्वेंस नंबर इज नॉट पॉसिबल फॉर द बाइट इन द टीसीपी प्रोटोकॉल। अच्छा, तो अब ये कह रहा है कि टीसीपी प्रोटोकॉल में कौन सा सीक्वेंस नंबर इन चार ऑप्शंस में नहीं यूज हो पाएगा। अब देखो, ये सीक्वेंस नंबर इन टीसीपी, ठीक है, तो मैक्सिमम जो बिट यूज होती है वो हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, 32 बिट से, है ना। 32 बिट्स हमारे पास एक पैकेट के अंदर आ सकती है, हाँ, ये आपको पता ही होता है। तो ये जो होगा वो एक पैकेट के अंदर तुम कह सकते हो कि इतने तुम्हारे पास बिट्स अवेलेबल होते हैं, ठीक। अब अगर इतने बिट्स अवेलेबल होते हैं पैकेट के अंदर, तो आप ये जानते हैं कि जो टीसीपी होता है, ठीक है, वो बाइट्स वाइज, समझो वो क्या होता है, तुम्हारा बाइट वाइज तुम्हारे सीक्वेंस अलॉट होते हैं, सीक्वेंस नंबर अलॉट होते हैं, जितने नंबर ऑफ बाइट्स उतने सीक्वेंस नंबर, है ना। तो अब 32 बिट्स जब है यहाँ पे, तो यहाँ पे बिट वाइज होगा, सॉरी बिट वाइज सीक्वेंस नंबर आपको क्या होते हैं, तुम्हारे अलॉट होते हैं टीसीपी के अंदर। अब अगर 32 बिट्स तुम्हारे पास किसमें आ रहे हैं, इसके अंदर आ रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल तुम्हारे पास बिट्स, मतलब वो नंबर्स कितने होंगे, तो टोटल जो तुम्हारे पास टोटल नंबर्स जो होंगे टीसीपी के अंदर, या तो ऐसे लिखो कि टोटल नंबर फॉर्मेशन, वो कितने होंगे, वो होंगे 2 की पावर 32, है ना। अब मगर जो तुम्हारा सीक्वेंस नंबर होता है वो स्टार्ट कहां से होता है, स्टार्ट्स फ्रॉम 0। तो फिर तुम्हें यहां पे इतने अगर नंबर यूज करने हैं, तो जो सीक्वेंस नंबर आएगा, सीक्वेंस नंबर जो रेंज होगी वो क्या होगी, 2 की पावर 32, सॉरी जो रेंज होगी वो 0 to 2 की पावर 32 - 1 होगी, है ना, यही तो होगा, ठीक। तो ये तुम्हारा सीक्वेंस नंबर जो रेंज होगी वो 0 से 2 की पावर 32 - 1 होगी। तो इसके बीच में जितने भी रेंजेस आएंगी टीसीपी के लिए, वो तुम्हारे वैलिड तुम्हारे सीक्वेंस नंबर होंगे। अगर इससे कम होगी तो चल जाएगा, मगर इससे अगर एक्सीड हुई, ठीक है, एक्सीड हुई, तो फिर तुम्हारा जो राउंड ट्रिप टाइम होता है, जो मतलब तुम्हारा समझ लो जो तुम्हारे डुप्लीकेशन ऑफ पैकेट होते हैं, ठीक है, डुप्लीकेशन ऑफ पैकेट पॉसिबल होने लगेंगे, ठीक है, होने लगेंगे। अगर ये होने लगेंगे तो ये प्रॉब्लम है एक। तो जो तुम्हारा राउंड ट्रिप टाइम होता है ना, राउंड ट्रिप टाइम जो होता है वो तुम्हारा इनवैलिड हो जाएगा। ये सारे तुम्हारे एक कॉन्सेप्ट से फिर आगे चीजें बढ़ती हुई आती हैं, वो सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं एडिशनल में। मगर आपको जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है वो इससे सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि 0 से 2 की पावर 32 - 1 तक तुम्हारा सीक्वेंस नंबर होंगे, तो भी हमारा जो है वो टीसीपी के अंदर वैलिड सीक्वेंस आते हैं। अब जैसे 0 दे रखा है पहला, ठीक है,
तो वो तो इसके अंदर आता है। बी भी दे रखा है 2 की पावर 32 माइनस 1, मतलब लास्ट दे रखा है। सी क्या दे रखा है 2 की पावर 32 प्लस 1, ये गलत है क्योंकि यहां से एक्सीड हो गया, 2 आगे हो गया तो गलत है ना। और डी तुम्हारा क्या दे रखा है 65534। अब देखो 65334 जो होता है 2 की पावर जो 32 होता है ना, वो तुम्हारा जब देखोगे तो वो आता है तुम्हारा 65536। इसमें जब -2 कर देते हो तो तुम्हारा क्या आता है, सॉरी 5, तो -1 करते हो तो तुम्हारा आता है 6553, 6 ही आता है ना, 6 आता है, हाँ 6 और फिर यहां पे जब 2 माइनस करते हैं तो हमारा 64 आता है। तो ये चीज तुम्हारा जो लिखा हुआ है वो तुम्हारा क्या लिखा हुआ है 2 रेज़ टू द पावर 32 माइनस 2 है ना। तो ये जो चीज लिखी हुई है वो इसके अंदर आ रही है ना, तो फिर यहाँ पे जो डी ऑप्शन है वो भी वैलिड है। इसलिए जो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका इस क्वेश्चन के लिए सही होगा कि ऑप्शन नंबर सी आप टिक करें, क्योंकि हमें इनवैलिड बताना है। ठीक है, समझ गए, तो इसको नोट करो। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होगा, पढ़ लेते हैं। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू नेटवर्किंग प्रोटोकॉल। नेटवर्किंग प्रोटोकॉल के हिसाब से इनमें से कौन से सही है वो हमें बताना है। क्या कह रहा है, टीसीपी डज नॉट सपोर्ट ट्रांसमिटिंग बैक टू बैक सेगमेंट्स। अब ये तो बहुत ही गलत दे रखा है। अब देखो जो टीसीपी होता है तुम्हारा, वो हमारा क्या होता है, टीसीपी जो होता है ना, वो हमारा क्या होता है, समझ लो कि तुम्हारा बैक टू बैक ट्रांसमिशन करता है। क्यों करता है, ट्रांसमिशन करता है, क्यों करता है, क्योंकि ये यूज कंजेशन विंडो एल्गोरिथम है ना। ये विंडो एल्गोरिथम मतलब स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल का यूज करता है। ये कह सकते हो कि स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल यूज करता है। तो अगर ये यूज करता है तो फिर ये किस लिए यूज करता है, ताकि वो थ्रूपुट को इंक्रीज कर सके, थ्रूपुट इंक्रीज कर सके। तो जब ये सब करता है, और ऑप्शन नंबर ए जो बोल रहा है तुम्हारा, वो कह रहा है कि ये क्या करता है, बैक टू बैक सेगमेंट नहीं यूज करता है। जब बैक टू बैक सेगमेंट यूज ही नहीं करेगा तो फिर ये सारी चीजों का कोई मतलब ही नहीं रह गया। तो फिर ये ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा, है ना। ये बैक टू बैक करता है क्योंकि हमारे पास हर एक तो फिर एक ये एक और आगे बढ़ता है। ठीक है, वेट नहीं करता है कि एक्नॉलेजमेंट का, वेट नहीं करेगा कि एक्नॉलेजमेंट आए तब मैं नेक्स्ट ट्रांसमिशन करूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल यूज करते हुए सारे बैक टू बैक ट्रांसमिशन करता रहता है ना। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपको समझ में आ गया कि गलत है। अब आ जाते हैं बी ऑप्शन। क्या कह रहे हैं, HLEN बिट्स ऑफ 0100 इन IP प्रोटोकॉल इज वैलिड प्रोबेबिलिटी। अब देखो HLEN, ठीक, इसका जो सीक्वेंस दे रखा है वो तुम्हारा कुछ ऐसा दे रखा है। ये पता है कि ये 4 बिट से रिप्रेजेंट होता है, 4 बिट से रिप्रेजेंट किया है। इसकी जो रेंज होती है वो हमारी 20 बाइट्स टू 60 बाइट्स होती है ना। ये आपको पता होता है। 60 तक इसलिए पहुंचता है क्योंकि 20 फिक्स रहता है, 40 बाइट हमारा ऑप्शन में जाता है और ऑप्शन की वजह से चेंज होता है। मगर स्केलिंग फैक्टर हमारा जो होता है, स्केलिंग फैक्टर वो हमारा 4 यूज होता है ना। ये सारी चीजें पता है। अब इसको हम लोगों को कन्वर्ट करना पड़ेगा डेसिमल में, तो कन्वर्ट करोगे तो ये 4 आएगा। अब स्केलिंग फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि हम लोग इस डेसिमल के बेसिस पे ला सके। तो ये तुम्हारा 16 बाइट आ गया। 16 बाइट देखो इसके रेंज में आ ही नहीं रहा है, ये तुम्हारा आउट ऑफ रेंज है, ठीक है, या शॉर्ट ऑफ रेंज कह सकते हो। तो जब ये इसके अंदर आ ही नहीं रहा है क्योंकि मिनिमम 20 बाइट तो फिक्स होता है, तो जब वही नहीं फिक्स है तो फिर ये जो ऑप्शन नंबर बी है ये भी गलत दे रखा हुआ है, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, अब आ जाते हैं सी ऑप्शन में। सी क्या कह रहा है, TTL, ठीक है, टाइम टू लिव वैल्यू विल चेंज फॉर द पैकेट एट ईच होप्स फ्रॉम एंड टू एंड इन द इंटरनेट। तो ये एकदम सही दे रखा है। TTL का काम ही यही होता है कि वो होप टू होप डिक्रीज हो। क्यों डिक्रीज हो, ताकि जितनी हम लोगों ने इस TTL की वैल्यू फिक्स कर रखी हो, फिक्स वितने होप्स ही मूव करे ये, है ना।
इसलिए हम लोग टीटीएल की वैल्यू फिक्स करते हैं और होप टू होप ये डिक्रीज होता है ताकि हम लोग बता सके इतने होप जाके मूव करे ताकि वो इनफाइनाइट लूपिंग को क्या कर सके, प्रिवेंट कर सके, है ना। तो सी ऑप्शन सही है क्योंकि ये बता रहा है कि आपका वो जाएगा। और फिर आगे तो डी दे रखा है तो वो तो गलत, डी तो हो ही नहीं सकता जब सी आपको मिल गया है। तो फिर हमारा जो ऑप्शन आंसर होगा वो आंसर जो होगा वो सी पे आप टिक करेंगे, ठीक है। तो इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट 12th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपको डिस्प्ले होगा, पढ़ लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नई चीज आपको सीखने को मिलेगी। गिवन विंडो साइज पैरामीटर ऑफ टीसीपी हेडर इज गिवन एज 1 1 1 1 1 1, बहुत सारे 1 है और फिर लास्ट में 0 है। नो विंडो स्केलिंग फैक्टर इज अप्लाइड ऑन द ऑप्शन एंड पैडिंग, ठीक है। तो नो विंडो स्केलिंग है यहाँ पे, आपको पहले तो नो विंडो स्केलिंग है, ठीक। तो ये क्यों है, ये ना पैडिंग को यूज कर रहा है ना, नो पैडिंग की बात कर रहा है और नो ऑप्शन फील्ड की बात कर रहा है, ऑप्शन फील्ड भी आपका यूज नहीं कर रहा है। अब पहली बात तो जो स्केलिंग फैक्टर होता है वो हमारे यूज होता है, यूज फॉर इंडिकेट दैट द लेंथ of data will exceed the actual length। समझ पाइए क्या लिखा हूं, यूज फॉर द इंडिकेशन ऑफ दैट यूज फॉर द इंडिकेशन ऑफ दैट द लेंथ ऑफ द डेटा विल बी एक्सीड टू द एक्चुअल लेंथ। समझे, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि ये जो विंडो स्केलिंग या पैडिंग या फील्ड ऑप्शन जो होते हैं वो यूज तब किए जाते हैं जब हमारा जो भी डेटा होता है वो एक्सीड कर जाता है उसके मैक्सिमम वैल्यू से। तो हम लोग ऑप्शन फील्ड में ऐसा कुछ कह देते हैं क्योंकि हमारे पास फिक्स लेंथ का जो हमें बताना, मतलब अगर डेटा का साइज बताना है तो वो फिक्स बाइट का है कि इतना ही बाइट हम लोग नंबर उसमें लिख सकते हैं। मगर अगर वो जो नंबर है वो उससे डेटा की लेंथ एक्सीड कर जाती है तब हमें ऑप्शन फील्ड का यूज करना पड़ता है, पैडिंग का या स्केलिंग, नंबर ऑफ विंडो स्केलिंग का, ताकि हम लोग उसको एक्सीड करके लिखा सके कि इतना और बाइट्स हैं हमारे पास। समझ गए होंगे, अगर आप कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे तो ये जो मैंने बोला है वो आप समझ गए होंगे, ये जो लिखा है ये भी आप समझ गए होंगे। अब क्या कह रहा है वो आपको, क्या कह रहा है, टीसीपी हेडर का वो दे रखा हुआ है, ठीक है। गिवन विंडो पैरामीटर साइज जो है टीसीपी हेडर के अंदर तुम्हें जो विंडो साइज का पैरामीटर दे रखा है वो 1 1 1 1, मतलब कितने हैं, 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, मतलब 15 है ना, 4 4 8 4 12 13 14 15 और लास्ट में 0 है। तो मींस तुम्हारे पास यहां से यहां तक कितने हैं, 16 बिट्स हैं, ठीक है। अब 16 बिट्स तुम्हारे यूज हो रहे हैं HELN के अंदर। अगर ये चीज क्या रखा है तो ये तुम्हारा क्या रखा है, ये लेंथ दे रखा है और ये चीज यूज नहीं हो सकती, तो ये तुम्हारी क्या हो गई, एक्चुअल लेंथ हो गई। अगर ये एक्चुअल लेंथ हो गई, ये तुम्हारा यूज नहीं हो रखा है, तो यही तुम्हारा, अगर मैं इसको डेसिमल में यूज कर दूं, ठीक है, अगर ये डेसिमल में कन्वर्ट कर दूं तो फिर ये तुम्हारा क्या दिखाने लगेगा, जो उसने पूछा है कैलकुलेट द सेगमेंट साइज ऑफ टीसीपी इन बाइट, तो ये तुम्हारा साइज रिप्रेजेंट करने लगेगा। अब अगर देखो टोटल तुम्हारे पास क्या होता, यहां से लेके यहां तक टोटल ओवरऑल तुम्हारे पास क्या होता कि 16 के 16 बिट तुम्हारे पास क्या हो जाते, 1 हो जाते। तो हमें ये पता होता है कि 2 की पावर 16 माइनस 1 तुम्हारा वो रिप्रेजेंट करता, मगर यहाँ पे लास्ट वाला भी 0 है, तो फिर मैं क्या करूंगा कि उसका भी वेटेज माइनस कर दूंगा इस ओवरऑल में से। तो ये जो तुम्हारा लेंथ आएगा वो तुम्हारा रिप्रेजेंट करेगा इसका साइज। तो वो क्या है, 2 की पावर 16, हमें पता होना चाहिए 2 की पावर 16 कितना होता है, तो 2 की पावर 16 होता है 6 5 5 3 6, है ना। ये तुम्हारा 2 की पावर 16 है, उसमें -2 करना है, तो मींस तुम्हारे पास 6 5 5
3 4 ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। मैंने शायद पिछले क्वेश्चन में ये नंबर लिखा हुआ था, उसमें 2 की पावर 32 लिख दिया है, जहां तक मैंने देख लेना, एक बार चेक कर लेना, अगर वो होगा तो उसको सही कर लेना। 2 की पावर 16 - 1 लिखा हुआ वहां पे होगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा आंसर आ रहा है। तो NAT में आपको ये फिल करना पड़ेगा, तब आपको वहां पे ऑप्शन में आंसर मतलब आंसर में मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए फिर आज के इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जो कि आपको डिस्प्ले हो रहा होगा, पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल के लिए ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या कह रहा है। ऑप्शन नंबर जो ए है, इन स्लो स्टार्ट एल्गोरिथम ऑफ TCP द इंक्रीज ऑफ सेंडर विंडो साइज इज बेस्ड ऑन ACK। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए TCP के हिसाब से देख रहे हैं ना, तो ये आपका क्या कह रखा है, स्लो स्टार्ट फेज है, ठीक है। स्लो स्टार्ट अगर आपका वो एल्गोरिथम यूज हो रहा है, तो इसके अंदर हमें पता होता है कि जो भी आपका विंडो साइज होता है ना, विंडो साइज होता है वो इंक्रीज होता है एट ACK रिसीविंग, है ना। अगर ACK रिसीव होता है तो आपका विंडो साइज बढ़ता है। अब जब ACK रिसीव होता है तो हमारा विंडो साइज जो होता है वो इंक्रीज करता है बाई 1 MSS, है ना, 1 मैक्सिमम सेगमेंट साइज से इंक्रीज होता है। और एक चीज होता है, जब 1 RTT कंप्लीट होता है तो हमारा विंडो साइज 2 टाइम्स हो जाता है ना। ये चीजें हैं, तो हमें ये चीज पता है कि ACK के रिसीव होने से आपका जो विंडो साइज है वो इंक्रीज होता है स्लो स्टार्ट फेज में। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका जो होगा वो सही हो जाएगा। ऑब्वियसली बात है, वही चीज कह रहा है। अब सेकंड क्या कह रहा है, बी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। UDP प्रोटोकॉल इज कनेक्शन ओरिएंटेड वर्चुअली एट डेस्टिनेशन विद द हेल्प ऑफ सीक्वेंस नंबर। एकदम गलत। जो UDP होता है वो आपका कनेक्शन लेस होता है, ठीक है, कनेक्शन लेस होता है। अब UDP आपका कनेक्शन लेस होता है, तो फिर आपको यह चीज समझनी चाहिए कि आपका ना सीक्वेंस नंबर होगा, ना ACK होगा, और ना ही सिन होगा। ऑब्वियसली बात है ना, ना सिन होगा। क्यों? क्योंकि कनेक्शन ही नहीं स्टैब्लिश हो रहा है। तो जब सीक्वेंस नंबर ही बात आ ही नहीं रही है, डेस्टिनेशन पे होने का कुछ मतलब ही नहीं है, क्योंकि कनेक्शन लेस है, तो फिर जो बी ऑप्शन है वो गलत दे रखा है कि UDP कनेक्शन ओरिएंटेड है। ऑब्वियसली नहीं है। सी पे आ जाते हैं। सी जो तुम्हारा दे रखा है वो कह रखा है पर्पस ऑफ परसिस्टेंट टाइमर इज टू ओवरकम डेडलॉक बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर प्रोसेस इन नेटवर्क। बिल्कुल सही दे रखा है। जो तुम्हारा परसिस्टेंट टाइमर होता है, परसिस्टेंट टाइमर जो होता है वो क्या होता है, वो तुम्हारा करता है कि हमारे पास क्या होता है कि एक समझो ये सर्वर है, ठीक, और यहां पे क्लाइंट है। अब अगर क्लाइंट सर्वर यहां पे मैसेज भेजता है, ये मैसेज सेंड कर रहा है, मगर यहां पे क्या होता है, इसके पास जो विंडो साइज दे रखा है वो अगर फुल हो रखी होती है, तो ये चाहे जितने मैसेज भेजे बार बार वो रिजेक्ट कर देगा। तो अब ये जब कह देगा कि मेरी विंडो साइज फुल हो गई है, तो ये वेट पे चला जाएगा, ठीक, ये वेट पे चला जाएगा, और ये कोई मैसेज भेज नहीं रहा है, ये कोई मैसेज भेज नहीं रहा है, इसको नहीं भेज रहा है। तो अब ये वेट करता जा रहा है और ये मैसेज भेज नहीं रहा है, तो इनके बीच में क्या हो गया, अब कोई कनेक्शन, मतलब एक तरीके से कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। मगर यही चीज अगर हम ये करें कि एक परसिस्टेंट टाइमर लगा दें, ठीक है, क्यों लगा दें, ताकि इस परसिस्टेंट टाइमर के कंप्लीट होते ही हम प्रॉप सेगमेंट एक भेजें। अब ये प्रॉप सेगमेंट क्या है, ये क्या करता है, ये पता करता है कि विंडो साइज एम्प्टी हुई, एम्प्टी नहीं कह सकते कि एकदम एम्प्टी हो जाए, कि विंडो साइज आपकी क्या हुई, मतलब हल्की सी फुल से मतलब कुछ कम हुई, मतलब आपका विंडो साइज अवेलेबल हुई या नहीं हुई, ठीक है। अगर ये अवेलेबल हो गई तो फिर इसका क्या होगा कि मैसेज भेजना स्टार्ट कर देगा। मींस ये जो वो तुम्हारा सर्वर होता है या सेंडर होता है, वो क्या करेगा, एक पर्टिकुलर, समझो ये मैंने 10 माइक्रोसेकंड का यूज वो कर दिया कि 10 माइक्रोसेकंड बाद हर एक प्रॉप सेगमेंट भेजा जाएगा, तो हर 10 माइक्रोसेकंड के बाद एक प्रॉप सेगमेंट जाएगा, इससे पूछेगा कि विंडो साइज खाली हुई, अगर खाली हुई तो ये फिर से मैसेज भेजना स्टार्ट कर देगा। तो ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है डेडलॉक को। क्यों? क्योंकि अभी क्या हुआ था, जब कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था, दोनों बैठ गए थे, जबकि यहाँ पे खाली भी हो गई है, फिर भी ये मैसेज नहीं भेज पाएगा क्योंकि ये वेट ही कर रहा है। तो ये डेडलॉक को
प्रिवेंट करता है बाय द हेल्प ऑफ प्रॉब सेगमेंट, और हर प्रॉब सेगमेंट हर एक परसिस्टेंट टाइमर के बाद भेजा जाता है, ठीक है। इसलिए जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही हो जाएगा। अब आ जाते हैं ऑप्शन नंबर डी पे। डी क्या कह रहा है, यूडीपी इज अनरिलायबल एंड सपोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग। अब देखो अनरिलायबल और डी बिल्कुल सही, डी तुम्हारा अनरिलायबल है। क्यों अनरिलायबल है, अब बताता हूं कैसे। अब देखो ये पहली बात, तो जो यूडीपी है वो तुम्हारा कनेक्शन लेस है, ठीक है। अगर ये कनेक्शन लेस है तो अगर कोई भी पैकेट किसी भी डेस्टिनेशन पे पहुंचने से फेल हो गया तो फिर हमारा अब ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा फिर से उसको रिट्रांसमिट करे, है ना। कोई भी समझो कि किसी बैंक ने एक बैंक है, ठीक है, वो यूडीपी यूज करता है। क्यों, क्योंकि हर बार जब भी कोई भी नई स्कीम लॉन्च होती है तो सबके जितने भी उससे कस्टमर जुड़े हुए हैं उनको मैसेज जाता है, मैसेज भेजेंगे तो वो हर एक को पर्सनली मैसेज करके कॉल करके नहीं करेंगे कि हाँ ये स्कीम है आपको जुड़ना चाहते हो तो जुड़ सकते हो। वो क्या करते हैं, सबको एक साथ मैसेज भेज देते हैं, है ना। तो वो यूडीपी यूज करते हैं। तो यूडीपी पे अब जरूरी नहीं है कि हर एक के पास गया हो, अगर किसी एक के पास छूट गया तो फिर वो छूट ही जाएगा, फिर उसके लिए कोई रीट्रांसमिशन नहीं होता, इसलिए अनरिलायबल है, क्योंकि वो रिलाय नहीं कर सकते उस पर कि हाँ सबके पास गया है। और सेकेंड चीज कह रहा है डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट है, ठीक है, तो ये तो होता ही क्योंकि हम लोग सबके पास भेजते हैं मैसेज, तुम्हारा जितने भी क्लाइंट है उसके पास सबको भेजे जाएंगे, है ना, इसलिए डी ऑप्शन सही है। तो इसका जो आंसर होगा वो तुम्हारा ए सी एंड डी होगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा आंसर होंगे ए सी डी। तो ये सारी चीजें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगी जो भी मैंने चीजें आपको बताई हैं, क्योंकि आपको जब तक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे, आपने पढ़ रखा होगा, फिर भी आपको ये क्वेश्चन बनाने में थोड़ी सी तकलीफ हो रही होगी, प्रॉब्लम्स आ रही होंगी कि कैसे अप्रोच करना है। तो पहले इसको नोट करो। तो फिर मैंने आपको यहाँ पे टोटल 13 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं ना। तो इन 13 क्वेश्चन पे आप लोगों ने खुद देखा होगा कि अभी तक आपने जितना भी पढ़ रखा है, हम पहले तो आप लोग कमेंट करिए कि बताइए कि ये 13 क्वेश्चंस में से आपने करेक्ट कितने क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। अब जो है आप खुद ही रियलाइज किए होंगे कि जो भी क्वेश्चंस कराए हैं मैंने वो बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, आपको गेट में पक्का से पक्का मिलेगा। अगर नहीं मिलेंगे तो इससे जो भी आपने लर्निंग ली है वो बिल्कुल आपको वहां पे यूज होगी, क्योंकि ऐसे से ही सिमिलर क्वेश्चंस 2026 में पूछे जाएंगे। इसमें से कुछ मेरे खुद के क्वेश्चन से, ठीक है, कुछ मैंने एनालाइज किए हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। प्लस में आपको एक और चीज करनी है कि 30 ईयर से क्वेश्चंस आपको जरूर करने हैं, पीवाईक्यूज 30 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने हैं वो आप जरूर करिए, ताकि आपको वहां से भी आइडिया लगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपको बहुत ही अच्छे से देखने चाहिए इस गेट के लिए, ठीक है, गेट पेपर के लिए। और एक और चीज जो कि मैंने यहाँ पे 13 क्वेश्चन कराए वो समझ लो सीएन के आधे पार्ट से कराए हैं, अभी आधा सिलेबस बाकी है। उसके लिए मैं ऐसे ही सिमिलर एक और वीडियो लाऊंगा, ताकि आपको इनसे जो भी चीजें आपने सीखी, जो भी गलती की, वो उस जो पार्ट जो दूसरा मैं पार्ट लाऊंगा मोस्ट एक्सपेक्टेड का, उसमें आप लोग वो चीजें गलतियां ना करें, देखें कि आपने क्या कितना इंप्रूव किया अपने आप को, वो सारी चीजें आप अपने आप को ट्रैक कर सके, इसलिए मैं 2 पार्ट्स में बना रहा हूं, ठीक है। अब आ जाते हैं तीसरी पार्ट में कि अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप जाइए डिस्क्रिप्शन पे, टेलीग्राम लिंक है, वहां पे आपको डाउट सॉल्विंग के लिए आपको ग्रुप मिलेगा, वहां पे आप क्वेश्चन पूछिए, डाउट्स पूछिए, मैं आपको वहां पे क्लियर करूंगा। थर्ड चीज, जो भी आपको मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस कराए हैं डेफिनेटली आप बहुत अच्छे से देखिए, फिर से अगर नहीं समझ में आया फिर से रिपीट करिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको कुछ ना कुछ सिखाएंगे। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस थे और ये हमारा गेट्स एस प्रॉब्लम गेट सीरीज के अंदर ऐड ऑन होगा, तो वो भी सारा आप कॉन्सेप्चुअली सारी चीजें पढ़ चुके हैं, तो आप रिलाय करके आप वापस आइए, इस पे देखिए कि क्वेश्चंस कैसे आप बना सकते हैं, ठीक है। तो होप करता हूं ये पूरा सेशन आपको एकदम समझ में आया होगा, आपके माइंड को ओपन किया होगा, सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करी है मैंने, कैसे आपको अप्रोच करना है वो भी क्वेश्चन बताया। थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट ज्यादा होता है सीएन में, तो उसके क्वेश्चंस भी मैंने आपको करा दिए। जो भी आपको न्यूमेरिकल पार्ट देखना है वो मैंने पीवाईक्यूज में करा रखा है, या मैंने एज गेट प्रॉब्लम सीरीज में अलग से जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन या मोस्ट ट्रेंडिंग क्वेश्चन, माइंड ट्विस्टिंग क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करा रखे हैं, वहां पे जाके देख सकते हैं। तो इसी अच्छे नोट के साथ आपसे अलविदा लेता हूं, अभिषेक यादव साइनिंग ऑफ, बाय बाय।